हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है क्लासेस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, आपके इंटरमीडिएट के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था। आज का पहली बात जो हमारा लेक्चर है फॉर आवर रिकॉर्ड्स, दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में पहले तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करी थी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्या है क्या नहीं, और जो भी पूरी एक कहानी हमने सुनी थी, ठीक है ना, रिच डैड पुअर डैड वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर हमने अपना पूरा सिलेबस डिस्कस किया था एक बारी, क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, क्या करना है क्या नहीं, कितने मार्क्स का एफएम होगा, कितने मार्क्स का इको होगा वगैरह वगैरह। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। उसके बाद मैंने आपका पहला चैप्टर, ऑल्दो आपकी बुक जो आपको मिलेगी उसमें वो चैप्टर नंबर 2 है, रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस से हमने शुरू किया था। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया था। मैंने अभी आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट पर लेके आना बाकी था। सो बेसिकली एक बारी फटाफट से जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट की बात करी थी उसको रिवाइज करते हैं और फिर आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक बात, अगर कोई भी बच्चा आज की ये वाली वीडियो पहली क्लास देख रहा है तो प्लीज इससे पहले एक क्लास है वो देख लीजिएगा, उससे आपका पूरा एक लिंक बनेगा। उसके बाद आप ये वाली क्लास देखिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का भी लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एनीवे, अब बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो सर लास्ट क्लास में जो भी मैंने कहानी वगैरह सुनाई थी वो नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट। तो सर लिवरेज का मतलब सीखा था। पहले तो आपको याद होगा लिवरेज का मतलब मैंने आपको लेमैन एग्जांपल देके बताया था, पत्थर वाला या कार वाला। लिवरेज का मतलब क्या था डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? सर एक ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया गया है, मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने की वजह से या तो मेरा प्रॉफिट होगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स, नुकसान होगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स। यही हमने सीखा था। इसी को हमने लेमन एग्जांपल से समझ लिया था, पत्थर वाला या कार वाला एग्जांपल जो उसका लिवर होता है। और हमने स्टॉक में समझ लिया था यहां पे कि 1x 5x 20x वगैरह वगैरह जो भी ये सब होते हैं। अब हमें समझना क्या था, इसी लिवरेज को बिजनेस टर्म्स में समझना था। उसके लिए मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट इनकम स्टेटमेंट एक पूरी बनवा दी थी। इनकम स्टेटमेंट हमने पूरी बना ली थी। उसमें अब समझना शुरू करते हैं कि सर ऑपरेट जो भी लिवरेजेस हैं बिजनेस टर्म्स में, ये लिवरेजेस कहां पे कैसे और क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आइए फिर स्टार्ट कर जी। तो हमने यहां पे ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 अभी तक लिखा था, इनकम स्टेटमेंट। अब पहले मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, उसके बाद अब इसको समझते हैं बिजनेस में कहां पे लिवरेज एग्जिस्ट करता है। सर एक तो जो मैंने यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट लिखा है, एक तो इसमें लिवरेज का एलिमेंट होता है, और दूसरा जो मैंने यहां पे इंटरेस्ट का एलिमेंट लिखा है, दूसरा यहां पे लिवरेज का एलिमेंट होता है। पूरे बिजनेस के टर्म्स में इन दो एलिमेंट्स में मेनली लिवरेज का एलिमेंट होता है। पहली बात, जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, इनकम स्टेटमेंट में हमने पूरे बिजनेस का दिखा दिया ना कि भैया कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे क्या खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू नेचर का। जो कैपिटल नेचर का होगा वो तो बैलेंस शीट में अलग जाएगा, रेवेन्यू नेचर का तो हमने सारा दिखा दिया, सारा इनफ्लो आउटफ्लो फंड्स दिखा दिया। उसमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक इंटरेस्ट, जिसमें लिवरेज का कंपोनेंट है। सर कैसे? आइए पहले मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके इसको समझा रहा हूं कि पहले फिक्स्ड कॉस्ट और उसके बाद इंटरेस्ट, इनमें लिवरेज का एलिमेंट कैसे है। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं एक बारी कि फिक्स्ड कॉस्ट में मैं लिवरेज का एलिमेंट क्यों कह रहा हूं। अच्छा, मैं दो एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक मशीन का, ठीक है ना। मशीन के ऊपर सर लगती है डेप्रिसिएशन, जो कि है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अब एग्जांपल ये है कि एट प्रेजेंट मान लो कंपनी के पास एक भी मशीन नहीं है और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से एट प्रेजेंट कंपनी 10,000 यूनिट्स बना पा रही है, एग्जांपल के लिए। तो एट प्रेजेंट हमने क्या माना कि कंपनी के पास कोई मशीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन चल रही है, भैया लेबर से प्रोडक्शन करवा रहे हैं और 10,000 यूनिट्स बना पा रहे हैं। तो एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सेल हो रही है। मान के चलते हैं सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मान के चलते हैं 6 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? 4 रुपए। तो सर 10,000 यूनिट्स हैं इंटू 4 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। एट प्रेजेंट 40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मान के चलते हैं और कोई डेटा ही नहीं है, तो सर मशीन नहीं है तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है एट प्रेजेंट। अगर और कोई डेटा भी मैं नहीं बताऊं तो सर एट प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट आ गई निल।
इस हिसाब से एट प्रेजेंट जो मेरा प्रॉफिट, जिसको अब हम बोलेंगे ईबीआईटी, वो कितना आएगा? 40,000। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी चाहती है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाए, अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का स्केल बढ़ाए। इस वजह से कंपनी अब चाहती है कि वो एक मशीन खरीद लाए। ठीक है, मान के चलते हैं ये मशीन 4 लाख रुपए की है और इस पर मान लो डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो सर 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इस मशीन के लगाने से ओवर एंड अबव प्रेजेंट जितनी यूनिट्स आप बना पा रहे थे, ओवर एंड अबव 20,000 यूनिट्स आप एक्स्ट्रा बना पाओगे एग्जांपल के लिए। तो पहली बात, अब मशीन खरीदने के बाद टोटल कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो पाएंगी? सर 10,000 तो ऑलरेडी कर पा रहे थे, मशीन के वजह से ओवर एंड अबव 20,000 यूनिट्स और बना पाएंगे, तो अब हम टोटल 30,000 यूनिट्स और बना सकते हैं इन टोटल। तो सर प्रोडक्शन की कैपेसिटी अब आपकी 10,000 यूनिट्स ऑलरेडी थी, 20,000 अब आप मशीन की वजह से एक्स्ट्रा बना सकते हो, तो अब आप टोटल 30,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो। लेकिन ये 30,000 मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स बिकेंगी या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। भाई मशीन लाने से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन मशीन लाने से अगर ज्यादा बना लोगे, ये किसने गारंटी दी है कि सर ये मार्केट में बिक भी जाएगा? बिक सकता है, नहीं भी बिक सकता। सर अगर 30 का 30,000 मार्केट में अब बिक गया, तो वही सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट तो मान के चलते हैं सेम चल रही थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 4 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन था, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 1,20,000। अच्छा, मशीन 4 लाख रुपए की थी, 10% का डेप्रिसिएशन माइनस, अब फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 40,000 रुपए के डेप्रिसिएशन वाली फिक्स्ड कॉस्ट। आपके पास ईबीआईटी कितना बचेगा? 80,000। और सर अगर आपकी ये 30,000 यूनिट्स मार्केट में ना बिक पाई, आपने मशीन लाने की वजह से एक्स्ट्रा 20,000 यूनिट्स बना के टोटल 30,000 यूनिट्स बना तो दी थी, लेकिन मार्केट में सर डिमांड उतनी ही यूनिट्स की आ रही है जितनी पहले आ रही थी 10,000, तो सर अभी भी आपका कंट्रीब्यूशन फिर कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स ही मार्केट में बिक पा रही है, बाकी तो बिक नहीं रही है, इंटू 4 कंट्रीब्यूशन अभी भी आपका 40,000 आएगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन अभी भी आपका कंट्रीब्यूशन वही है जितना एट प्रेजेंट आ रहा था जब मशीन नहीं थी। लेकिन सर एट प्रेजेंट मशीन नहीं थी तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं थी, लेकिन अब आप फिक्स्ड कॉस्ट इंकर कराए हो, 40,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी ही लगेगी और आपका ईबीआईटी जीरो हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि भैया एक बार ये खर्चा अगर आपने कर दिया, उसके बाद इस खर्चे की वजह से जो एसेट आपने बनाया है, उस एसेट से आप कुछ कमाओ या ना कमाओ, खर्चा रिमेन्स द सेम, खर्चा वही रहेगा। आप अगर एक बारी मशीन खरीद लाए, कल को उस मशीन से जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं वो मार्केट में ना बिके, कुछ ही हो जाए, भाई मशीन तो खरीद लाया, उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही लगेगी इन एनी केस। तो सर हुआ क्या अब यहां पे? लिवरेज का मतलब हमने क्या सीख के चला था? सर लिवरेज एक ऐसा कंपोनेंट जो कि हम बाहर से लाए हैं, वो जो कंपोनेंट है जिसको हम बाहर से लाए हैं, उसने हमारी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया है। यही समझा था हमने, हमारी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने के साथ साथ वो अपने साथ एक रिस्क ले आया है। क्या रिस्क? कि अगर फायदा होगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स, और सर अगर नुकसान हुआ तो वो भी मल्टीपल टाइम्स। यहां पे यही हो रहा है, मैं बाहर से एक कंपोनेंट लाया। कौन सा कंपोनेंट? मशीन नाम का कंपोनेंट। इस मशीन नाम के कंपोनेंट को मैं बाहर से लाया और इस कंपोनेंट पर एक फिक्स्ड खर्चा डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए पर एनम इंकर कराया। तो सर बाहर से एक कंपोनेंट लाया मशीन, जिसने मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। पहले मैं 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, लेकिन अब मैं टोटल 30,000 यूनिट्स बना पाऊंगा। यहां तक की बात समझ आई? तो सर बाहर से कंपोनेंट आया मशीन, जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया। कैसे? पहले सिर्फ अपनी खुद की कैपेबिलिटी लेबर से काम करवाकर 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, अब बाहर से लाए हुए कंपोनेंट मशीन की हेल्प से टोटल 30,000 यूनिट्स बना पा रहा हूं। लेकिन यह कंपोनेंट अपने साथ एक रिस्क ले आया है। सर क्या रिस्क लाया है? अपने साथ डेप्रिसिएशन नाम का एक फिक्स्ड खर्चा ले आया है। ये जो डेप्रिसिएशन नाम का फिक्स्ड खर्चा है सर, ये है इसका रिस्की कंपोनेंट।
समझ आया आपको? ये दोबारा से एक बार लिंक करते हैं। बाहर से एक कंपोनेंट लाया, कौन सा कंपोनेंट? मशीन, जिसने आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। पहले 10,000 यूनिट्स बना पा रहे थे, अब बाहर से लाए गए कंपोनेंट मशीन की हेल्प से 30,000 यूनिट्स बना पा रहे हो। लेकिन यह कंपोनेंट अपने साथ साथ एक रिस्क का कंपोनेंट भी लाया है। सर रिस्क का कंपोनेंट क्या? ये मशीन नाम की चीज अपने साथ साथ एक फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन 40,000 पर एनम ले आई है कि आपकी इनकम हो या ना हो, कंट्रीब्यूशन आप कमाओ या ना कमाओ, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। सर अब अगर ये 30,000 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा बना पाए थे, अगर तो ये 30,000 यूनिट्स मार्केट में बिक गई तो सर ये फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कवर अप हो जाएगी और आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। आपका प्रॉफिट डबल हो रहा है। एट प्रेजेंट 40,000 का प्रॉफिट था, बाहर से लाए गए कंपोनेंट मशीन की वजह से प्रॉफिट मेरा 80,000 हो गया। लेकिन सर अगर अब ये एक्स्ट्रा यूनिट्स जो इस कंपोनेंट की वजह से बना पाया था, अगर ये मार्केट में ना बिकी, एग्जिस्टिंग सेल जितनी हो रही थी उतनी ही मार्केट में हुई, तो सर कंट्रीब्यूशन तो उतना ही आएगा जितना एग्जिस्टिंग था। लेकिन अब इस एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन को ये फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप करवानी पड़ेगी जो ये कंपोनेंट रिस्क लेके आया था। तो सर अगर फायदा होगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स, 40,000 से 80,000 रुपए का फायदा। और सर अगर नुकसान होगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स, 40,000 से सीधा जीरो हो गया प्रॉफिट। यही था लिवरेज, एक ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया गया, वो कंपोनेंट अपने आने पर मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा, लेकिन अपने साथ साथ एक रिस्क का कंपोनेंट लाएगा जिसकी वजह से या तो मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा या मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स घटेगा। आई होप आपको इसका पूरा मतलब समझ में आया। चलिए, इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रह जाए, सर क्या हर फिक्स्ड कॉस्ट में ऐसा होगा? कोई दिक्कत नहीं है। एक बारी आप रेंट के हिसाब से सोच लो, रेंट भी अपने आप में फिक्स्ड कॉस्ट है। मैं फटाफट से इसके रेफरेंस से भी आपको सेम एग्जांपल फ्रेम करके बताता हूं। मान लीजिए एट प्रेजेंट कंपनी के पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, और यह फैक्ट्री एट प्रेजेंट कंपनी की अपनी खुद की जगह पर है, यह किसी किराए की जगह पर नहीं है। और इस फैक्ट्री में एट प्रेजेंट कंपनी 10,000 यूनिट्स बना पा रही है। सेम चीज, वही सेलिंग प्राइस 10 रुपए पर यूनिट, वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपए, और वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर 4 रुपए। एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट्स अपनी खुद की जगह वाली फैक्ट्री पर बना पा रहा हूं एंड बेच पा रहा हूं। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स, वही सेम 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। एट प्रेजेंट सर फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ है नहीं। अब मैं सिर्फ रेंट के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, तो मशीन की रेफरेंस की कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो सर एट प्रेजेंट रेंट का नाम का फिक्स का कोई खर्चा नहीं है, यही मेरा ईबीआईटी आ जाएगा 40,000। लेकिन सर उसके बाद मैंने क्या करा? मेरे को अपनी फैक्ट्री का स्केल बढ़ाना था, अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाना था, प्रोडक्शन बढ़ानी थी। मैंने क्या किया? एक फैक्ट्री तो ऑलरेडी थी मेरे पास जो अपनी खुद की जगह पर थी, मैं एक और फैक्ट्री किराए पर ले आया। इस रेंटेड फैक्ट्री में कैपेसिटी थी कि मैं 20,000 यूनिट्स और बना सकता हूं। खुद की फैक्ट्री में सर मैं 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, रेंटेड फैक्ट्री में मैं 20,000 यूनिट्स बना सकता हूं। सर टोटल अब मेरी कैपेसिटी, टोटल मेरी अब कैपेबिलिटी 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की हो गई है। और ये जो मैं फैक्ट्री किराए पर लाया, मान लीजिए इसका किराया सेम वही 40,000 रुपए है। अब सर सेम वही केस बनेगा, बाहर से एक कंपोनेंट लाए। क्या कंपोनेंट? किराए की फैक्ट्री। ये कंपोनेंट ने आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। आपकी खुद की कैपेबिलिटी थी 10,000 यूनिट्स बनाने की, इस बाहर से लाए गए किराए की फैक्ट्री के कंपोनेंट ने आपकी कैपेबिलिटी को 10,000 से बढ़ा के 30,000 यूनिट्स बनाने की कैपेबिलिटी तक पहुंचा दिया। लेकिन अपने साथ साथ एक रिस्क का कंपोनेंट ले आया। सर कौन सा रिस्क का कंपोनेंट? फिक्स्ड का रेंट का खर्चा। ये फिक्स्ड जो रेंट एक्सपेंस है, ये अपने आप में एक रिस्की कंपोनेंट है। सर रिस्की कंपोनेंट कैसे? इसकी वजह से फायदा होगा तो मल्टीपल टाइम्स, नुकसान होगा तो मल्टीपल टाइम्स। सर अगर ये 30 की 30,000 यूनिट्स बिक गई, सेम केस, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन वही 4 रुपए, 30,000 यूनिट्स 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब रेंट की फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपए, आपके पास आपका ईबीआईटी बचेगा 80,000। और सर
इस किराए की फैक्ट्री नाम के कंपोनेंट ने आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया था कि 30,000 यूनिट्स बना पाओगे। यह गारंटी किसी ने नहीं ली थी कि इतनी यूनिट्स बेच भी पाओगे। मान लो मार्केट में डिमांड ही नहीं आई 30,000 यूनिट्स की, मार्केट में डिमांड सर जो एग्जिस्टिंग डिमांड थी 10,000 यूनिट्स की, बस वही आई। अब सर आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? वही 40,000, लेकिन अब आप फिक्स कॉस्ट इंकर कराए हो 40,000। भाई अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो किराए की फैक्ट्री में लाया था, इस किराए की फैक्ट्री से जो मैंने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाई थी 20,000, ये मार्केट में बिक नहीं रही। अगर ये इस किराए की फैक्ट्री से बनाई हुई यूनिट्स मार्केट में बिक नहीं रही, तो मैं अपने लैंडलॉर्ड को जाके ये नहीं कह सकता मुझसे किराया मत लो। लैंडलॉर्ड कहेगा तुम्हारा काम चले या ना चले, तुमने मेरी जगह किराए पर लिए, किराया देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो सर अब तो मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाएगा। फायदा होगा मल्टीपल टाइम्स, नुकसान होगा मल्टीपल टाइम्स। आई होप आपको समझ आया। तो ये तो सर मैंने आपको रेफरेंस दी फिक्स्ड कॉस्ट की। बिल्कुल मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई थी कि लिवरेज क्या, एक कंपोनेंट जो बाहर से लाया गया है, वो कंपोनेंट मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा, लेकिन अपने साथ साथ एक रिस्क ले आएगा। फायदा होगा तो मल्टीपल टाइम्स, नुकसान होगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स। सर ये तो हमने समझ लिया। आई होप आपको यहां तक की बात सारी क्लियर हुई। फिक्स्ड कॉस्ट के रेफरेंस में सारा अभी हमने समझा है। और फिक्स्ड कॉस्ट सर रिस्क फिक्स्ड कॉस्ट में ही है। क्यों रिस्क फिक्स्ड कॉस्ट में है? क्योंकि अगर कोई ऐसा खर्चा है, मैं आपको आज कहूं कि सर जैसे सीए करते हैं, अब सीए कोर्स में या ग्रेजुएशन नॉर्मल बीकॉम कोर्स में अगर मैं आपसे पूछूं सर ज्यादा रिस्की कौन सा है, ऑब्वियसली सर ज्यादा रिस्की सीए है। क्यों सर? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर हो या ना हो, वैसे हम पूरी अपनी मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं, यही पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते हैं कि भैया पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम। समझ आया आपको? ये बेस्ट से बेस्ट करने के बावजूद कई बार क्लियर नहीं होता, और कई बार नॉर्मल तैयारी क्लियर करने के बाद भी क्लियर हो जाता है। लक वगैरह डिटरमाइन करते हैं ये सारे फैक्टर्स। मैं बोलना आपको सिर्फ यहां पे ये चाह रहा हूं कि अगर किसी चीज की 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये तो काम ठीक हो ही जाएगा, तो सर ऐसी चीज में रिस्क काहे का? रिस्क तो सर उसी चीज में है ना जिसके फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है। कहने का मतलब जहां पे अनसर्टेनिटी है, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो बुरी बात। अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो ही रिस्क है। और सर वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कब होता है? आपने अपने कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में बिल्कुल सीखा हुआ है। सर प्रोडक्शन करोगे तो वो खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो वो खर्चा भी नहीं होगा। मार्केट में आपको पता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी तो आप ज्यादा बनाओगे, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा वेरिएबल का खर्चा होगा। आपको पता है आपके प्रोडक्ट की मार्केट में ज्यादा डिमांड आने ही नहीं वाली। अगर आपको पता है आपके प्रोडक्ट की मार्केट में ज्यादा डिमांड आने ही नहीं वाली, तो सर आप ज्यादा बनाओगे नहीं। आप ज्यादा बनाओगे नहीं तो वेरिएबल का खर्चा नहीं होगा। लेकिन फिक्स का खर्चा कैसे है? आपने एक बारी सोचा मार्केट में ज्यादा बनाकर बेचकर देखते हैं बिकेगा या नहीं। उसके लिए ज्यादा बनाने के लिए आपने किराए की फैक्ट्री ले ली और फिक्स का खर्चा इंकर कर दिया। अब जैसे ही ज्यादा बनाकर मार्केट में निकले और रियलाइज हो गया यार ये ज्यादा बना हुआ मार्केट में बिक नहीं रहा, तो भी चाहकर भी आप अपने इस रेंट के फिक्स के खर्चे को खत्म नहीं कर सकते। ये तो सर इंकर होगा ही होगा। वेरिएबल के खर्चे में तो क्या है, मार्केट में नहीं बिक रहा कोई बात नहीं, अगली बारी नहीं बनाएंगे, अगली बारी नहीं बनाएंगे, वेरिएबल का खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिक्स के खर्चे के रेफरेंस में सोचो, आपको मार्केट में नहीं बिक रहा, अगली बारी नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो फिर भी होगा ही होगा, तभी इसमें रिस्क है। समझ आया? एनीवे, अब एक बार इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू का बात कर रहा हूं। सर सेम केस बनेगा, मान लीजिए आपने एट प्रेजेंट अपने बिजनेस में अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ओन फंड, ठीक है। और मान के चलते हैं वैसे खुद का पैसा इन्वेस्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, लेकिन मैं अभी उसको कंसीडर करके नहीं चल रहा हूं। आपने अपने खुद का पैसा लगा रखा है और अपना खुद का पैसा जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है सर, उससे वही 10,000 यूनिट्स बनाकर आप मार्केट में बेच पा रहे हो, और आपकी और कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, ना डेप्रिसिएशन है ना रेंट है, ठीक है जी। जो जगह है वो आपकी खुद की है, कोई मशीन नहीं खरीद रखी, कोई कुछ नहीं कर रखा, और अपना पैसा लगा रखा है, क्योंकि अब मैं सिर्फ इंटरेस्ट के रेफरेंस में बात करना चाह रहा हूं। और सर वही चीज, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, कंट्रीब्यूशन 4 रुपए पर यूनिट।
क्या होगा? कंट्रीब्यूशन वही 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो मैंने आपको कह दिया, कोई मशीन नहीं खरीद रखी, डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई जगह किराए पर नहीं ले रखी, रेंट नहीं है, तो सर फिक्स्ड कॉस्ट 0। तो यही आ गया मेरा ईबीआईटी 40,000। और सर पैसा भी खुद का लगा रखा है, कोई लोन नहीं ले रखा, तो इंटरेस्ट भी 0 आएगा। अगर किसी भी बच्चे के मन में अगर ये डाउट आए, सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, खुद का पैसा लगा रखा है, अगर इस पैसे को बिजनेस में ना लगाकर कहीं और इन्वेस्ट करता तो कुछ कमा सकता था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अभी मैं यहां पे कोई बात नहीं कर रहा हूं। क्या सर होगी उसकी बात? बिल्कुल होगी। अभी मैं बिल्कुल बेसिक पे चलना चाह रहा हूं, इसलिए उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आपके पास सर यहां पे ईबीटी आ गया, सेम वही 40,000। अब सर कंपनी ने सोचा अपने प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना है, खुद का पैसा तो इतना ही है कि हम 10,000 यूनिट्स ही बना सकते हैं। कंपनी ने सोचा बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पास तो पैसा नहीं है, कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं, लोन ले लेते हैं। समझ आया? वही कंपनी ने क्या किया, 4 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक, और 4 लाख रुपए का लोन पड़ा एट इंटरेस्ट रेट, वही मान लो 10%, तो इंटरेस्ट आएगा 40,000। अब सर ये 4 लाख रुपया और बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, इस 4 लाख रुपया और बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मेरी इतनी कैपेबिलिटी बढ़ गई कि मैं सेम एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, मैं 20,000 यूनिट्स अब एक्स्ट्रा बना सकता हूं। तो टोटल कितनी बना सकता हूं सर? टोटल अब मैं 30,000 यूनिट्स बना सकता हूं। अपने खुद के पैसे से 10,000 तो बना ही सकता था, लोन लाने के पैसे को, लोन के पैसे को और इन्वेस्ट करके 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाकर टोटल 30,000 यूनिट्स बना सकता हूं। अब सर यहां पे ये जो लोन है, ये क्या हुआ, एक बाहर से कंपोनेंट लाया। कौन सा कंपोनेंट? लोन, जो कि अपने साथ एक रिस्क ले आया है। क्या रिस्क लेके आया है? इंटरेस्ट का खर्चा 40,000 का, कि मेरे को प्रॉफिट हो या ना हो, सर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए अगर आपने लोन लिया है। लेकिन इस बाहर से लाए गए लोन के कंपोनेंट ने आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया है। आपकी खुद की कैपेबिलिटी थी 10,000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन अब आपकी टोटल कैपेबिलिटी 30,000 यूनिट्स बनाने की हो चुकी है। सर अगर ये 30 की 30,000 यूनिट्स मार्केट में बिक गई तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? वही 1,20,000, 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। मैं मान के चल रहा हूं फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन, रेंट वगैरह। तो आपके पास ईबीआईटी आया वही 1,20,000 माइनस इंटरेस्ट 40,000 का इंटरेस्ट, आपका ईबीटी बनेगा 80,000। और सर अगर आप ये 30,000 यूनिट्स मार्केट में ना बेच पाए, आपकी मार्केट में डिमांड वही 10,000 यूनिट्स की ही आई, तो सर आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट में, क्योंकि अभी मैं इंटरेस्ट समझाना चाह रहा हूं तो यहां पे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट 0 लिया हर केस में। तो आपके पास ईबीआईटी आएगा वही 40,000 माइनस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे उस लोन की वजह से जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाई थी वो मार्केट में बिके या ना बिके, सर इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। ईबीटी 0 हो गया। तो बाहर से लाया गया कंपोनेंट लोन, जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, लोन की वजह से अब मैं टोटल 30,000 यूनिट्स बना पाऊंगा। लेकिन ये लोन का बाहर से लाया गया कंपोनेंट अपने साथ एक रिस्क लाया है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, जिसकी वजह से या तो मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा या मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स घटेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसमें भी लिवरेज का कंपोनेंट है। समझ आया? बस सिंपल सी बात है, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट के रिलेशन में बात, तब मैं बोलता हूं या तो आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा या आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स घटेगा। तो कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट के केस में हम ईबीआईटी की बात कर रहे होते हैं। और सर इंटरेस्ट के केस में जब हम बोलते हैं या तो आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा या आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स घटेगा, तो हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं? ईबीटी की बात कर रहे होते हैं। सर ऐसा क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके कौन सा प्रॉफिट आता है इनकम स्टेटमेंट में? देखिए, आइए इनकम स्टेटमेंट पे आइए एक बारी। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद सर ईबीआईटी आता है, तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा या घटेगा, हम ईबीआईटी वाले प्रॉफिट की बात करते हैं। और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद सर हमारा ईबीटी आता है, इसलिए इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा या घटेगा, हम ईबीटी वाले प्रॉफिट की बात करते हैं।
समझ आया आपको ये? एक चीज और, कई बार ना बच्चों का एक डाउट आता है, वो डाउट ये आता है, सर एक बात बताओ, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, यहां पे आपने रेंट, डिप्रिसिएशन वगैरह इस तरीके के खर्चे की बात करी, ये इंटरेस्ट है जो कि लोन के ऊपर आ रहा है, आपने इसकी बात करी। सर अल्टीमेटली आप एक तरह से ये क्रक्स हम निकाल सकते हैं ना यहां से, कि जिस भी खर्चे में फिक्स्ड का एलिमेंट है वो रिस्की है। हां सर, बिल्कुल ये क्रक्स निकाल सकते हैं, जिस भी खर्चे में फिक्स्ड का एलिमेंट है वो खर्चा रिस्की है, फॉर द सिंपल रीजन सर, फिक्स्ड खर्चा अगर आपने कर दिया और कल को वो खर्चा रिकवर ना हुआ तो सर वो फिक्स का खर्चा तो हो गया ना, और वो रिकवर नहीं हुआ, लॉसेज ही लॉसेज। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल रेफरेंस देता हूं। पहले एक बारी मैं यहां पे एक क्वेरी और बोल दूं, वो बताने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल रेफरेंस देता हूं। क्वेरी सर ये आती है, ये फिक्स्ड कॉस्ट में जो रेंट और डिप्रिसिएशन है सर ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये जो इंटरेस्ट है होता तो सर ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो सर इन दोनों की साथ में बात क्यों नहीं हो जाती? पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी निकालते हैं, फिर हम इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी निकालते हैं। जब दोनों ही, ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड नेचर है, इंटरेस्ट की भी फिक्स्ड नेचर है, तो सर इन दोनों को साथ में कर लो ना, अलग अलग करने की क्या जरूरत है? तो सर एक बात सुनिए, यहां पे अब एक नाम आता है, ये वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मतलब बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए लगने वाली फिक्स्ड कॉस्ट। और सर ये जो इंटरेस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसको बोला जाता है फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ओवरऑल कंपनी के पैसों के अरेंजमेंट पे लगी हुई फिक्स्ड कॉस्ट इज फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आया? इसका रेफरेंस मैं आपको इस बात से भी देता हूं, इनफैक्ट आपने कॉस्टिंग का सब्जेक्ट किया, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में विद इन द कंपनी, विद इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से प्रोडक्शन चलेगी, किस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं, ज्यादातर इंटरमीडिएट लेवल पे आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी है। तो सर एक तरह से डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में ही तो बात करी है आपने। इसलिए अगर आप नोटिस करें, कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में बस हमने ईबीआईटी तक की इनकम स्टेटमेंट करी थी, क्योंकि हम डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से क्या खर्चा और क्या इनकम होने वाली है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे थे। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं, हम उसकी बात वहां पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशंस नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डे टू डे ऑपरेशंस को नहीं, ओवरऑल कंपनी को इंपैक्ट करता है, ओवरऑल कंपनी की स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी को इंपैक्ट करता है। आई होप आपको समझ आया, क्लियर हो गया। और बाकी मैं इसमें एक चीज और बोलूंगा, जब तक आपने इनकम स्टेटमेंट में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकाला, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट किया, आपने ईबीआईटी निकाला, सर यहां तक तो आपने बिजनेस किया है, और इस बिजनेस करने की वजह से ये आपने कमाया है। ये आपका ईबीआईटी जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये आपने बिजनेस करने पर कमाया है। उसके बाद सर आपने जो भी किया है, आपने तो बिजनेस करने पर जो कमाया है उसको बांटा है। एक तरह से ईबीआईटी के बाद मैं जो भी माइनस करता हूं वो एक तरह से अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस है। सर बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स, बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें आपने पैसा बांटा है। सबसे पहले बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में आता है डेट होल्डर्स, जिन्होंने आपको उधार दे रखा है। उसके बाद बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में आती है गवर्नमेंट। उसके बाद बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये इनकी हायरार्की बनती है। तो सर सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देना है डेट होल्डर्स को, तो आपने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट बांटा, समझ आया? ईबीटी बच गया। ये जो ईबीटी बचा, इसके बाद ये ईबीटी बचा, इन तीनों के लिए जो प्रॉफिट है, ईबीआईटी इन चारों के लिए जो प्रॉफिट, डेट होल्डर्स, गवर्नमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स, डेट वालों को निपटाकर आपके पास ईबीटी बचा, वो गवर्नमेंट, प्रेफरेंस और इक्विटी वालों के लिए बचा। फिर आपने गवर्नमेंट को निपटाया, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट भी निपट गई। इसके बाद आपके पास क्या बच गया? ईएटी बच गया। जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बचा है वो आपके पास प्रेफरेंस और इक्विटी वालों के लिए बचा है। फिर आपने इसमें से प्रेफरेंस वालों को निपटाया, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड बांटा, समझ आया? उसके बाद आपके पास क्या बच गया? प्रेफरेंस का डिविडेंड बांटने के बाद अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा है सर, ये आपके पास इक्विटी वालों के लिए बचा है।
इसमें से आप इक्विटी वालों को निपटाएंगे अगर कुछ बचा है और इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे। एक तरह से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने सर बिजनेस करने से जो कमाया है वो तो ईबीआईटी कमाया है, उसके बाद तो आपने बिजनेस के स्टेक होल्डर्स जिन्होंने या तो बिजनेस से पैसा लगा रखा था या गवर्नमेंट, आपने उनमें उस प्रॉफिट को बांटा है। एज सिंपल एज दैट। समझ आया? अच्छा, जैसे यहां पे आपने बोला था कि सर फिक्स्ड कॉस्ट, एक तरह से क्रक्स ये निकाल रहे हो, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें रिस्क का एलिमेंट है और उसमें एक तरह से लेवरेज का एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात सर। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, शायद आपने नाम सुना हो सुभिक्षा। एक टाइम पे ना बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था सुभिक्षा। किस तरीके का ब्रांड सर? जैसे रिलायंस फ्रेश, इजी डे, बिग बाजार, इस तरीके का एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था। 90s की बात है। लेकिन सर आज शायद आप में से बहुत बच्चों ने इस ब्रांड का नाम तक नहीं सुना होगा। ऐसा क्या हो गया कि इस ब्रांड की आज हालत ही इतनी खराब हो गई? सर एक टाइम पे ये ब्रांड नंबर 1 ब्रांड हुआ करता था इस तरीके की मार्केट में। गलती सर यही हो गई, ये पहले 2-3 स्टेट्स में काम कर रहे थे और उन 2-3 स्टेट्स में बहुत अच्छा काम इनका चल रहा था। इन्होंने उसके बाद यह सोचा कि हम पैन इंडिया अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। सर पैन इंडिया एक्सपैंड करने के चक्कर में इन्होंने हर स्टेट में अपने फिजिकल स्टोर्स बना दिए। अच्छा, हर स्टेट में, पहले सिर्फ 2-3 स्टेट्स में काम चल रहा था, अपनी खुद की जगह में काम चल रहा था। अब सर पैन इंडिया एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने अपने फिजिकल स्टोर्स बना दिए। फिजिकल स्टोर्स बनाने के लिए सर जो जगह थी वो रेंटेड थी। इससे हुआ क्या, पूरे भारत में एक्सपैंड करने के लिए हर स्टेट में इतने बड़े बड़े स्टोर्स इन्होंने किराए पर ले लिए और सर इनकी रेंट की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो गई। इस वजह से बाकी स्टोर्स इनके बाकी शहरों में जो इन्होंने खोले थे उनमें सर बहुत ज्यादा सेल हो नहीं पाई। जिन 2-3 स्टेट्स में ये स्टार्टिंग में काम कर रहे थे सर, उन 2-3 स्टेट्स में इनका काम बाद में भी बहुत अच्छा चला। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही बाद में चला। लेकिन जो बाकी स्टेट्स थी सर, इन स्टेट्स से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आया। इन स्टेट्स से अगर बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आया, काम नहीं चला, तो सर इन स्टेट्स से कंट्रीब्यूशन बहुत कम आया। अब इन स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम, इन 2-3 स्टेट्स जिसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे इनका कंट्रीब्यूशन जैसा पहले आ रहा था उतना आ रहा था, क्योंकि इन स्टेट्स में काम जैसा पहले चल रहा था वैसा चला। लेकिन सर अब आपके इस टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए, रिकवर करवाने के लिए बहुत हैवी फिक्स्ड कॉस्ट रेंट की आ चुकी थी, जो कि रिकवर हो नहीं पाई और इनका ईबीआईटी नेगेटिव में ही जाता रहा। और सर ईबीआईटी अगर आपका, मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझा रहा हूं, ईबीआईटी अगर आपका नेगेटिव जाएगा, ठीक है, आप अपने डेट होल्डर्स को क्या जवाब दोगे? अपने डेट होल्डर्स को क्या जवाब दोगे? डेट होल्डर्स को तो सर ब्याज देना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको ये? अब डेट होल्डर्स को ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि ईबीआईटी ही नेगेटिव आया है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट की फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज्यादा थी। आई होप आपको समझ आया। मैं आपको एक बार डिजिट्स लेके भी बता देता हूं अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही हो। मान लो एट प्रेजेंट 2-3 स्टेट्स में काम चल रहा था, वहां से कंट्रीब्यूशन सर मान लो 100 करोड़ आ रहा था, ठीक है। बाकी सारी स्टेट्स में एक्सपैंड करने के लिए मैं रेंट का खर्चा इन टोटल पैन इंडिया 500 करोड़ का इंकर कराया। लेकिन बाकी स्टेट्स में जब काम चला तो ज्यादा धंधा चला नहीं और बाकी स्टेट से सर मेरा कंट्रीब्यूशन आया सिर्फ मान लो 150 करोड़। 2-3 स्टेट से ही 100 करोड़ आ रहा था और भारत की बाकी सारी स्टेट्स में एक्सपैंड करने के बावजूद बाकी स्टेट से कंट्रीब्यूशन 150 करोड़ का आया है। सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया? 250 करोड़। अब वैसे देखा जाए कंट्रीब्यूशन तो सर एक्सपैंड करने से बड़ा है। कंपनी ने एक्सपैंड किया, पैन इंडिया अपने बिजनेस को फैलाया, कंट्रीब्यूशन तो सर 150 करोड़ से बढ़ गया, 250 करोड़ हो गया। लेकिन अब इस बढ़े हुए कंट्रीब्यूशन को रिकवर कितनी फिक्स कॉस्ट करवानी है? 500 करोड़। सर ईबीआईटी ही नेगेटिव आया है, 250 करोड़ का ईबीआईटी नेगेटिव आया। उसके बाद अगर इस कंपनी ने कोई लोन ले रखा था, जो कि ले रखा था, तो सर लोन पे इंटरेस्ट चुकाने के लिए ही पैसे नहीं है। जब ईबीआईटी ही नेगेटिव आया है तो इंटरेस्ट कहां से चुकाएंगे? इंटरेस्ट दे नहीं पाए, इंटरेस्ट देने के लिए सर और लोन ले लिया। मतलब जो ऑलरेडी लोन ले रखा था उस पे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, उस पेंडिंग इंटरेस्ट को पे करने के लिए और लोन ले लिया। समझ आया? लोन पे लोन ले लिया
लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट नाम की फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी बढ़ गई, तो फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ गई। अब सर ये बढ़ता गया, ये कंपनी बुरे तरीके से डेट ट्रैप चली गई। डेट ट्रैप का मतलब डेट के जाल में फंसती गई। या तो डेट के जाल में कह लो और इधर फिक्स्ड कॉस्ट के जाल में कह लो, क्योंकि किराए पर ये लोग अपने स्टोर्स ले चुके थे। और सर जब कमर्शियली किराए पर स्टोर्स लिए जाते हैं तो रेंट नहीं होता, लीज अग्रीमेंट साइन होता है। साल की लीज साइन हो गई, 3 साल की लीज साइन हो गई, आपका धंधा 4 महीने 5 महीने बाद बंद हो रहा है, नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको रेंट देना पड़ेगा उसके बाद भी। समझ आया आपको ये? तो सर कंपनी बुरे तरीके से डेट ट्रैप चली गई। उसके बाद और खतरा सुनिए, अगर आपकी कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट तक नहीं रिकवर करवा पा रही, चाहे रेंट नाम की फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे इंटरेस्ट नाम की फिक्स्ड कॉस्ट हो, सर अगर आपकी कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं करवा पा रही, चलो गवर्नमेंट को तो टैक्स आप नहीं दोगे, आपके लॉसेज आ रहे हैं, आपके पास ईएटी जीरो बचेगा, नेगेटिव बचेगा, बल्कि क्योंकि आप गवर्नमेंट के तो टैक्सेस छोड़ो, ईबीआईटी वगैरह नेगेटिव आया, ईबीआईटी नेगेटिव आया तो ईबीटी नेगेटिव आएगा, ईबीटी नेगेटिव आएगा, ईएटी नेगेटिव आएगा। सर अगर आपका ईएटी नेगेटिव आ गया, चलो प्रेफरेंस वाले के लिए कहा जाता है प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड ना बांटो, इक्विटी वालों के लिए कहा जाता है प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड ना बांटो। लेकिन सर प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप अपने आप को इन्वेस्टर की जगह पे रखो, आपने किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने के लिए अकाउंट्स वगैरह में यह बात कह दी जाती है कि भाई इक्विटी वालों को डिविडेंड तभी देना है अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं देना है, यह बात आपको सिखा दी जाती है। लेकिन सर प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आप एक कंपनी के इन्वेस्टर हैं, सर वो कंपनी आपको लॉसेस कहकर कि हमको लॉसेस हो रहे हैं, आज डिविडेंड नहीं बांट रही, अगले साल कंपनी फिर मुंह उठा के आ गई है और कह रही है प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड नहीं बांटा, तीसरे साल फिर कंपनी मुंह उठा के आ गई, सर प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड नहीं बांटा। कितने टाइम तक होल्ड कर लोगे अपने आप को ऐसी कंपनी में? सर एक समय आएगा जब इक्विटी वाला कहेगा ऐसी तैसी कराई ये कंपनी, इस कंपनी में इतने टाइम तक पैसा लगा के रखा, ये कंपनी तो हर साल आके कह देती है हमारे पास प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड नहीं है। सर कितने टाइम तक अपने आप को होल्ड करके रखोगे? नहीं करोगे तो प्रैक्टिकली भी इक्विटी होल्डर एक समय आएगा वो कंपनी को बाउंड तो नहीं कर सकता डिविडेंड देने के लिए अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सर कंपनी भी उसको बाउंड नहीं कर सकती कि तू रुक जा, वो इन्वेस्टर सीधा एग्जिट मारेगा, आपके शेयर बेच देगा। समझ आया आपको ये? आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ। एनीवे, यहां से अब मैं क्रक्स बोलता हूं आपको, निकलता है ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें लिवरेज का कंपोनेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो लिवरेज का कंपोनेंट है, ये तो हमने समझ लिया क्यों है कैसे है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो लिवरेज का कंपोनेंट है उसको अब बोला जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। और जो आपका इंटरेस्ट की वजह से लिवरेज का कंपोनेंट है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने इसका भी बेस अभी आपके साथ डिस्कस किया। सर जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह इस तरीके के खर्चे, ये डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए खर्चा है। तो इसकी वजह से जो रिस्क आ रहा है वो कहलाएगा भी कौन सा रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेटिंग लिवरेज। समझ आया? इसी तरीके से जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो फाइनेंशियल खर्चा है। तो इस खर्चे की वजह से जो बिजनेस में रिस्क आएगा वो रिस्क भी क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल लिवरेज। और सर इन दोनों को साथ में जब हम पढ़ें तो ये दोनों रिस्क या दोनों लिवरेज साथ में कहलाते हैं कंबाइंड लिवरेज। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपको बस अब पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट आपके पास, इसके बाद अब चैप्टर में आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर आएगा फाइनेंशियल लिवरेज, फिर आएगा कंबाइंड लिवरेज, एंड दैट इज इट। तो पूरे चैप्टर में आप ये 3 तरीकों के लिवरेजेस निकालते रहोगे। लेकिन उससे पहले डायरेक्टली फॉर्मूले पर लेके जाने से पहले मेरे को आपको यह सिखाना था भैया है क्या ये लिवरेज, होता क्या है। अच्छा, इसके बाद ना एक क्वेरी और आती है। क्वेरी सर ये आती है, ठीक है आपने हमको डिटेल में फिक्स्ड कॉस्ट समझा दिया, हमको समझ आ गया, आई होप आ गया। आपने सर हमको डिटेल में इंटरेस्ट समझाया, हमको ये भी समझ आ गया, हमको ये भी समझ आ गया ये ऑपरेटिंग लिवरेज है, ये फाइनेंशियल लिवरेज है। सर एक बात बताना, जब खर्चों की बात हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट खर्चा है, टैक्स खर्चा है, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड, ये सब में लिवरेज का कंपोनेंट कैसे नहीं है? तो मैं एक बार एक काम करता हूं, सारे खर्चे एक बार फटाफट से अब इनकम स्टेटमेंट के डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, किसी नालायक के मन में यह नहीं आना चाहिए
कि सर सेल में लिवरेज क्यों नहीं है, कंट्रीब्यूशन में लिवरेज क्यों? भैया इनकम की चीज है, इनकम में रिस्क कैसे हो सकता है? खर्चे की वजह से इनकम घट जाती है और प्रॉफिट में रिस्क आ जाता है। खर्चा रिस्क लाता है। आपको मैं बोलूं कि आप ये काम करो करो, करोड़ों रुपया आएगा। भाई करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपयों की इनकम हो रही है, काहे का रिस्क? आपको बोला जाए भैया ये काम कर लो, इतना खर्चा करना पड़ेगा, पता नहीं इनकम आए या ना आए, उस खर्चे की वजह से रिस्क है ना, इनकम में कोई रिस्क नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। सी फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट में, वैसे वेरिएबल कॉस्ट को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फटाफट से समअप कर रहा हूं बस। फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट में लिवरेज का कंपोनेंट क्यों था? क्योंकि सर ये मेरी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा था, लेकिन अपने साथ रिस्क ला रहा था फिक्स्ड की नेचर का खर्चा, कि इनकम हुई तब भी खर्चा रिमेन्स द सेम। अगर तो इनकम हो गई और वो फिक्स्ड का खर्चा इंकर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन सर अगर इनकम ना हुई लेकिन वो फिक्स्ड का खर्चा हो गया तो मेरा लॉस आ सकता है या मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो सकता है। सर वेरिएबल कॉस्ट का तो एक खर्चा ऐसा खर्चा है ना, काम करोगे तो होगा, काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। आज आपको लग रहा था मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ सकती है, आपने ये सोच के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रख ली, मार्केट में वो प्रोडक्शन नहीं भी बिकी, तो सर दोबारा थोड़ा ना फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रखोगे, दोबारा तो नहीं करोगे ना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। दोबारा सर अगर नहीं करोगे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो दोबारा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज कोई मशीन खरीद लाए और उस मशीन पे फिक्स का खर्चा डेप्रिसिएशन इंकर कर लाए, कल को आपको रियलाइज हो गया 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि यार इस मशीन की हेल्प से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मार्केट में बिक नहीं रही है, मशीन को वापस थोड़ा ना करके आ सकते हो, वो तो खरीदी गई, उस पे तो अब आपकी प्रोडक्शन मार्केट में बिके या ना बिके खर्चा हो गया। समझ आया? तो पहली बात वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट होगा तो आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो यह खर्चा होगा। अगर आपको मार्केट में इनकम नजर नहीं आ रही होगी तो आप प्रोडक्शन भी नहीं करोगे, खर्चा भी नहीं होगा, तो सर काहे का रिस्क? समझ आया? इसके बाद टैक्स। सर टैक्स तो लगता ही तब है जब प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो टैक्स का खर्चा है, प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स का खर्चा भी नहीं है, तो सर काहे का रिस्क? रिस्क तो तब है प्रॉफिट हो या ना हो, खर्चा होगा ही होगा। इसी तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड, ऑल्दो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे ना थोड़ी देर में दोबारा आऊंगा, थोड़े से आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाकर, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को भी बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं एक बार इक्विटी डिविडेंड को डिस्कस कर लेता हूं। सर इक्विटी डिविडेंड में भी यही चीज है, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी का डिविडेंड बांटना भी नहीं है, तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है, प्रॉफिट होगा तो बांट देंगे, नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे, काहे का रिस्क? सर अब बात कर देता हूं फटाफट से एक बारी छोटी सी बात प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए। देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड में जब पूछा जाता है कि क्या प्रेफरेंस डिविडेंड में लिवरेज का कंपोनेंट है या नहीं, तो सर इसका जवाब यह बनता है, देखिए अब प्रेफरेंस शेयर्स ना दो तरीकों के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब जहां पे फेयरली लिखने की जरूरत होगी ना वहां पे मैं लिखवाऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं। और सर प्रेफरेंस शेयर्स आपके नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा मैं यहां पे मेन किस चीज पे फोकस करना चाह रहा हूं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव से, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड अगले 4 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यह बात आपको मालूम है? 2011 का डिविडेंड है और 2011 में आपके पास प्रॉफिट नहीं है, तो सर 2012, 2013, 2014, 2015 अगले 4 साल आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप इसको अरियर में खड़ा कर सकते हो कि सर कोई बात नहीं, इस साल प्रॉफिट नहीं है, वैसे 2014 तक आएगा, सॉरी, इस साल प्रॉफिट नहीं है, अगले साल बांट देंगे, अगले साल प्रॉफिट नहीं है, उससे अगले साल बांट देंगे, उससे अगले साल प्रॉफिट नहीं है, उससे अगले साल। लेकिन सर जैसे ही आपके 4 इयर्स खत्म होंगे तो आपका वो, अगर आपके पास चौथे साल में भी प्रॉफिट नहीं आया उस पहले साल के डिविडेंड को पे करने के लिए, सर फिर आपका यह डिविडेंड लैप्स हो जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में यही होता है। और सर नॉन क्यूमुलेटिव में यह होता है डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होगा, ईयर 1 का डिविडेंड था, ईयर 1 में प्रॉफिट है बांट दो, ईयर 1 में प्रॉफिट नहीं है यहीं पे लैप्स है, अगले साल के डिविडेंड की बात करी जाएगी, पहले साल का डिविडेंड पहले साल में ही खत्म हो गया अगर प्रॉफिट नहीं था तो, ये नॉन क्यूमुलेटिव में होता है। अब सर लिवरेज, अगर सर हम प्रेफरेंस शेयर्स के केस में बात करें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, इस साल प्रॉफिट है तो इस साल का डिविडेंड बांट दो, इस साल प्रॉफिट नहीं है इस साल का डिविडेंड लैप्स, अगले साल का प्रॉफिट है, अगले साल का डिविडेंड बांट दो, अगले साल भी प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल का डिविडेंड भी लैप्स। तो सर अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसमें तो सर कोई लिवरेज
है ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो सीधा क्रक्स क्या निकला, प्रॉफिट होगा डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड लैप्स। लेकिन सर अगर है आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो किसी भी साल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगले 4 साल तक उसमें लेवरेज का कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट नहीं है तो सर इस साल का डिविडेंड अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अगले साल प्रॉफिट नहीं है तो तीसरे साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तीसरे साल प्रॉफिट नहीं है चौथे साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो सर 4 साल तक आपकी बाउंडेशन है, आपको एक पहले साल का डिविडेंड बांटना है, भले ही आपके पास इस साल प्रॉफिट नहीं आया तो सर कोई बात नहीं, अगले साल बांट देना। लेकिन अगर 4 साल बाद भी आपके पास प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर ये डिविडेंड आपका लैप्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो पहले 4 साल इसमें लेवरेज का कंपोनेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिक्स्ड नेचर है, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ अगले साल बांट देना, अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ उससे अगले साल बांट देना। लेकिन सर 4 साल बाद जब ये लैप्स हो रहा है तो मतलब उस टाइम पे तो लॉजिक क्या बन रहा है, चौथे साल में भी प्रॉफिट है तो बांट देना, चौथे साल में भी प्रॉफिट नहीं है, लैप्स, कोई लेवरेज का कंपोनेंट नहीं है। तो जब तक 4 साल नहीं आ रहे तब तक लेवरेज है, चौथा साल आ गया लिवरेज खत्म। समझ आया? ये है आपका प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। तो क्रक्स क्या बना, प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो सर लिवरेज है ही नहीं, प्रॉफिट होगा तो बांटना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बांटना। क्यूमुलेटिव में पहले 4 साल तक डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड करके अरियर में खड़ा कर सकते हो, लिवरेज है, लेकिन चौथे साल के एंड में लैप्स हो जाएगा, लिवरेज खत्म। आई होप आपको समझ आया कॉन्सेप्चुअली। हाँ सर, चलिए अब आगे आप थोड़ा सा इसमें लिखने का काम करते हैं। आई होप आपको यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया प्रॉपरली। जो समझा है उसी को अब थोड़ा थोड़ा करके नोट करेंगे। नोटिंग्स प्लीज प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एंड में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक क्वेश्चन रिवाइज करो, पेपर से एक दिन पहले तो बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता, तो मेनली हम कॉन्सेप्ट्स ही रिवाइज कर पाते हैं और उसके बाद एक आधे क्वेश्चन ही पढ़ पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपरली हमें अच्छे से नोट बनाने हैं, ठीक है जी। तो पहला कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाली थी इनकम स्टेटमेंट, सेकंड कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। नंबर 1, ऑपरेटिंग लिवरेज। इट मींस द रिलेशनशिप which arises due to the reason of business activities। अब पहले मैंने जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज स्टार्ट करवाया, तो पहले मैं अब डिटेल में सारा ऑपरेटिंग लिवरेज पे बात करूंगा, इसके एग्जांपल्स वगैरह, ताकि क्वेश्चंस में, क्योंकि अभी तक तो कॉन्सेप्ट की बात करी थी, अब फॉर्मुलेस पे आ रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में एक तरह से फर्स्ट पॉइंट लिखा है। उसके बाद इसमें लिखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला। पहली बात सर, ऑपरेटिंग लिवरेज हम ऐसे बोल देते हैं, वैसे इसको पूरा बोला जाता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और इसको हम प्यार से बोलेंगे DOL, डॉल। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं आप, DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज, समझते हैं अभी ये सारे फॉर्मूलेज वगैरह, एक बार लिख लो, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, ये तो हो गया फॉर्मूला। फिर उसके बाद पॉइंट डालो, इसमें लिखिए ऑब्जेक्टिव, with the help of this leverage we come to know the percentage change
in EBIT due to the reason of percentage change in sales. For example, if DOL is 5, it means 1% change in sales will result in 5% change in EBIT. अभी ये सारा जो लिखा है ये सारा समझेंगे, फॉर्मूला भी समझेंगे, बस एक बारी लिख लो। तो ऑब्जेक्टिव में लिखा विद द हेल्प ऑफ दिस लिवरेज we come to know the percentage change in EBIT due to the reason of percentage change in sales. For example, if DOL is 5, it means 1% change in sales will result in 5% change in EBIT. सर अब इसको समझा दो एक बारी। ठीक है, आइए तीसरा बुलेट पॉइंट डालिए और इसमें लिखिए एग्जाम्पल। अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो पहले देख लो फिर आराम से नोट करना। तो इसके लिए मैं एक बनाता हूं फॉर्मेट, यहां पे आ जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट, फ्यूचर, चेंज इन अमाउंट, परसेंटेज चेंज। प्रेजेंट सिनेरियो या प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन। ये प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन का मतलब क्या? एक तरह से ईयर 1 पिछला साल, ईयर 2 करंट ईयर, इस तरीके से। मतलब पिछला साल करंट ईयर या प्रीवियस मंथ करंट मंथ, प्रीवियस वीक करंट वीक एंड व्हाटएवर। यहां पे चेंज इन अमाउंट और यहां पर परसेंटेज चेंज। अब सुनिए यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए यूनिट्स सोल्ड, पिछले साल 10,000 यूनिट्स बेची और अगले साल उम्मीद है 15,000 यूनिट्स बेच सकते हैं। सेल्स वैल्यू, मान लीजिए एक तरह से ये सारी इनकम स्टेटमेंट ही मैं बना रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को पहले आपको ऑपरेटिंग लेवरेज समझाना है, तो मैं EBIT तक की इनकम स्टेटमेंट की बात करूंगा। सेल्स वैल्यू मान लो 10 रुपए पर यूनिट की सेल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में सेल्स वैल्यू लाख रुपए और फ्यूचर सिचुएशन में 1,50,000। चेंज इन अमाउंट कितना आएगा सर? 50,000 रुपए से सेल बढ़ रही है तो चेंज इन अमाउंट में 50,000। परसेंटेज चेंज में सर कैसी बातें करते हो, 50%। अच्छा यहां पे पहले एक बात सुन लो, कुछ नालायक यहां पे करते हैं, सर 50,000 का चेंज हुआ डिवाइडेड बाय 1.5 लाख और ऐसे करके कहते हैं सर ये परसेंटेज 50% तो नहीं आ रही। भाई 1 लाख रुपए पहले सेल थी, उस पर 50,000 रुपए बढ़ा, या ये कहोगे कि 1.5 लाख जो बढ़ी हुई सेल है उस पे 50,000 रुपए बढ़ा। सर लाख रुपए की बेस सेल जो थी उस पे 50,000 रुपए बढ़ा है ना, तो परसेंटेज बेस पे निकाली जाएगी। तो ताकि ये किसी के मन में डाउट ना आए, मैंने साथ के साथ ये बता दिया। अच्छा माइनस करते हैं यहां से वेरिएबल कॉस्ट, मान के चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट, तो सर एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट 60,000 और फ्यूचर सिचुएशन में 90,000 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितने से बड़ी है? पहले 60,000 थी, अब 90,000। सर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से बढ़ गई, कितने परसेंटेज से? 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये भी 50% से। अकॉर्डिंगली आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सर क्या ये सब नोट करना है? बिल्कुल करना है। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40,000 और यहां पे 60,000। अच्छा कंट्रीब्यूशन 40,000 से 60,000 हो गया, कितने से बढ़ा? सर 20,000 से। कितने परसेंटेज से? सर 50% से। 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। माइनस करते हैं अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। अब मान लो फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है,
एग्जाम्पल के लिए, चाहे रेंट हो, डेप्रिसिएशन हो। सर लास्ट ईयर अगर 20,000 था तो करंट ईयर भी 20,000 ही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी यूनिट्स की वजह से तो बढ़ती नहीं है। और ऐसी बात अभी मैं यहां पे ला नहीं रहा हूं कि इन्फ्लेशन हो गया होगा, रेंट बढ़ गया होगा वगैरह वगैरह, वो सब अभी मैं इसमें बीच में नहीं ला रहा हूं। पिछले साल 10,000, इस साल 15,000 यूनिट्स बनाई सर, यूनिट्स की वजह से फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। फिक्स कॉस्ट में ना अमाउंट में कुछ चेंज, ना परसेंटेज में कुछ चेंज। आपके पास आ जाएगा सर ईबीआईटी। यहां पे मैंने इनकम स्टेटमेंट इसलिए क्लोज करी क्योंकि मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज समझाना है। ऑपरेटिंग लेवरेज ईबीआईटी तक ही होता है, क्योंकि उसी के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट लाई डाउन कर रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में ईबीआईटी 20,000 है और फ्यूचर सिचुएशन में ईबीआईटी 40,000 है। सर ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 20,000 से बढ़ा। कितने परसेंटेज से बढ़ा? सर 100% से बढ़ा। मतलब आपने सेल बढ़ाई है 50% से, तो कंट्रीब्यूशन भी 50% से बढ़ा। दोबारा रिपीट करता हूं, सेल बढ़ाई है 50% से, तो सर कंट्रीब्यूशन भी 50% से बढ़ा। जितने से मेहनत बढ़ाई, जितने से आपने खुद की अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, उतने से ही आपकी कमाई बढ़ी है, क्योंकि बीच में वेरिएबल कॉस्ट नाम का एलिमेंट था, उसमें कुछ लेवरेज नहीं था, वो आपको कोई मल्टीपल फायदा नहीं दिलवा सकता था। लेकिन अगर सेल बढ़ाई 50% से तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा 50% से। सर 50% से कंट्रीब्यूशन बढ़ने के बाद भी ईबीआईटी आपका 100% से बढ़ गया है। मतलब अगर आप सेल बढ़ाते हो 50%, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है 50%, तो आपका ईबीआईटी बढ़ता है डबल 100% से। सर ये जो ईबीआईटी है, मेहनत जब मैंने 50% से बढ़ाई है, तो मल्टीपल टाइम्स फायदा क्यों हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स ईबीआईटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सर बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट प्रेवलेंट था। इसका मतलब यहां पे समझ पा रहे हो आप क्या निकला? सर फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, अगर आप कम मेहनत करके कम कमाओगे तो वो कम कमाई से आने वाला कम कंट्रीब्यूशन को ही फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करवानी है। लेकिन अगर आपकी सेल बढ़ गई तो सर आपका खर्चा तो फिक्स्ड कॉस्ट का वही का वही, लेकिन सेल बढ़ने की वजह से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो बढ़े हुए कंट्रीब्यूशन को वही पुराना जो कम फिक्स कॉस्ट थी वही रिकवर करवानी है। तो बड़ा हुआ कंट्रीब्यूशन जब वही सेम फिक्स कॉस्ट रिकवर करवाएगा तो सर प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स देगा ही देगा। एज सिंपल एज दैट, मैथमेटिक्स है सिंपल सी। और यहां से अब अगर मैं इसके फॉर्मूले में डालूं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, अभी फॉर्मूला भी मैं समझाऊंगा, पहले डलवाना चाह रहा हूं फॉर्मूले में। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी न्यूमरेटर में था। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? सर 100%। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिखा हुआ है, वो कितना था? 50%। ये आ गया 2। सर ये 2 का ऑपरेटिंग लेवरेज क्या डिनोट कर रहा है? अगर 1% चेंज होता है सेल में तो सर 2% चेंज होगा ईबीआईटी में। इसीलिए जब 50% चेंज हुआ सेल में तो डबल चेंज, 1% चेंज होता है सेल में तो 2% चेंज होता है ईबीआईटी में। अगर 2% चेंज होता है सेल में, सॉरी 50% चेंज होता है अगर सेल में, तो सर इसका डबल 100% चेंज होगा ईबीआईटी में। सर मैं वैसे ही आपको कह दूं कि अगर आपको डेटा दे रखा हो 100% चेंज हो जाए सेल में, तो बता सकते हो कितना परसेंट चेंज होगा ईबीआईटी में? हां सर बिल्कुल बता सकते हैं, 200% चेंज हो जाएगा फिर ईबीआईटी में। तो सर यहां से क्रक्स क्या निकला, ये कॉन्सेप्ट आपको बता क्या रहा है? आइए एक बार अब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं। मैंने आपको पहले, कभी भी किसी फॉर्मूले को समझना हो, जिन बच्चों ने कॉस्टिंग मुझसे पढ़ी है उनको याद आ रहा होगा, मैंने बताया हुआ है। सर किसी भी फॉर्मूले को समझना हो हमेशा डिनोमिनेटर से समझा जाता है। अब डिनोमिनेटर में लिखा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स और न्यूमरेटर में लिखा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका मतलब यह है सेल्स में इतने परसेंट का चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, सर सेल में अगर इतने परसेंट का चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितने परसेंट का चेंज हो जाएगा, लिखना नहीं है अब। सर अगर सेल में 50% का चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितना चेंज होगा? 100% का। मतलब सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आया है। इसका मतलब अगर 1% का चेंज होगा सेल में तो वो ईबीआईटी में 2% का चेंज ले आएगा। और सर
सेल में अगर 1% का चेंज है वो डबल चेंज ईबीआईटी में क्यों ला रहा है? क्योंकि इनके बीच में एक लिवरेज का कंपोनेंट बैठा है, फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए आप अगर देखेंगे सेल से कंट्रीब्यूशन के बीच में कोई लिवरेज नहीं है, तो इसलिए जितनी सेल में चेंज उतना कंट्रीब्यूशन में चेंज, लेकिन कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में लिवरेज है, इसलिए वहां पे डेटा बदल गया। आई होप आपको यह समझ आया। पढ़िए अब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में क्या लिखवाया। With the help of this leverage, we come to know the percentage change in EBIT due to the reason of percentage change in sales. EBIT में कितना चेंज हो जाएगा सेल में चेंज होने की वजह से, या यूं कहूं सेल में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से EBIT में कितना चेंज हो जाएगा। समझ आया? आपके मन में अभी ये भी आ रहा होगा सर ये सब कंप्यूट करने की जरूरत क्या है, मैं उस पर भी आऊंगा, प्रैक्टिकली इसकी कहां कैसे क्या जरूरत पड़ती है, स्टॉक मार्केट में इसका कोई लिंकेज है या नहीं, मैं उस सब पे आऊंगा। अच्छा, एग्जाम्पल में फिर मैंने आपको ये लिखवाया था, अगर अब मैं आपसे पूछूं, पढ़ो मत, वैसे आपसे पूछूं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है, इसका मतलब क्या है? सर सिंपल सा मतलब है 1% का चेंज होगा सेल में तो उसकी वजह से 5% का चेंज हो जाएगा ईबीआईटी में, यह रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा, जब भी हम यहां पे, मैं बार बार बोल रहा हूं 1% का चेंज हो जाएगा सेल में, तो जो हमारा डीओएल आया 2% का चेंज हो जाएगा ईबीआईटी में। मैं यहां पे शब्द यूज कर रहा हूं सर चेंज। चेंज का मतलब इंक्रीज भी है इसमें और डिक्रीज भी है इसमें। मतलब ओवरऑल इसका क्या मतलब बना, सेल अगर 1% से डिक्रीज करती है तो ईबीआईटी 2% से डिक्रीज करेगा। मतलब सेल अगर 1% से कम होगी तो नुकसान भी मल्टीपल टाइम्स होगा, 2% से हो जाएगा। और अगर सेल 1% से इंक्रीज करेगी तो फायदा भी मल्टीपल टाइम्स होगा, 2% से होगा। समझ आया है होप आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसमें लिखिए, तो हमने यहां पे जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, आई होप आपको ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से जो फॉर्मूला बना उस सब का लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थर्ड बुलेट पॉइंट था। अब फोर्थ बुलेट पॉइंट लिखिए इसमें, ऑल्टरनेट फॉर्मूला। DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इज इक्वल टू existing contribution divided by existing EBIT। अब सर इस फॉर्मूले का क्या लॉजिक है, आऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, बस इसको लिखकर छोड़ दो अभी के लिए, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। बाय द वे, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमने परसेंटेज चेंज वाले से कॉन्सेप्ट सीखा। मतलब क्या सीखा, सेल में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा, यह बात हम इस फॉर्मूले से सीख रहे हैं। लेकिन जो आपके 99.9% क्वेश्चंस हैं वो सर आपके इस ऑल्टरनेट फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। एंड बाय द वे, मैं साथ के साथ एक डिस्क्लेमर देके चल रहा हूं सर, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले को भी बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस ऑल्टरनेट फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो ना बाद में रिवाइज करने के टाइम पे बस ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला ही पढ़ जाते हैं, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला वो तो सब भूल भुला जाते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से समझाता हूं, लेकिन बाद में करके नहीं जाता रिवाइज। ऐसा मत करना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, और अभी रिसेंट पास्ट में एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पेपर में किया भी, उसको मालूम है मैक्सिमम क्वेश्चंस चाहे स्टडी मैट की या ऑथर्स की बुक्स की बात कर लो ऑल्टरनेट फॉर्मूले पे है, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एग्जाम में पहला सवाल, उसका पहला पार्ट कंपलसरी क्वेश्चन 5 नंबर का परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले पे, और इतना आसान सवाल, आपको क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भी दे रखा है, आपको क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी दे रखा है, बस का है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताओ। मतलब सर सारा डेटा है, बस आपको डिवाइड करके आंसर बताना है, 5 नंबर का सवाल। समझ आया? और वो नहीं बच्चे कई बार कर पाते क्योंकि जब फॉर्मूला ही नहीं किया होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, तो प्लीज प्रॉपर्ली करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ने से पहले इसमें एक नोट लिख लीजिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में ही लास्ट एक नोट, it must be noted that fixed cost is responsible
for existence of, it must be noted that fixed cost is responsible for existence of degree of operating leverage if there is no fixed cost, degree of operating leverage would have been 1। अब यहां पे ना बहुत बच्चों को लगता है कि अगर फिक्स्ड, ये तो सबको समझ आ जाता है कि भैया फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे हमने बात करी फॉर्मेट में, सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में वेरिएबल कॉस्ट थी जिसमें लेवरेज नहीं था, तो इसलिए 50% चेंज इन सेल्स, 50% चेंज इन कंट्रीब्यूशन आया। लेकिन कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट थी जिसमें लेवरेज का कंपोनेंट था, इसलिए 50% चेंज इन कंट्रीब्यूशन आया, लेकिन उसकी वजह से 100% चेंज इन ईबीआईटी आ गया, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का लेवरेज था। वही बात मैंने यहां पे लिखवाई है क्रक्स में। लेकिन जब मैं बोलता हूं या किसी से पूछता हूं कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या आएगा, तो एकदम से जवाब आता है 0 आएगा। तो पहले तो यह ध्यान रखना, सर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 0 नहीं 1 आएगा। क्यों? एक बारी फटाफट देख लो। यहां पे सर अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 ना हो, 0 हो फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका ईबीआईटी कितना आएगा? जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन 40,000, ईबीआईटी भी 40,000 आ जाएगा, और फ्यूचर सिचुएशन में 60,000 का ही ईबीआईटी आ जाएगा। इसमें चेंज कितना आएगा? वही 20,000, और कितने परसेंटेज का चेंज? 50% का चेंज। तो सर अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो जितना आपका कंट्रीब्यूशन था उतना ही दोनों सिचुएशंस का आपका ईबीआईटी आ जाएगा, और वही सेम परसेंटेज चेंज आ जाएगी। फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 50% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%, आंसर क्या आया? 1। तो सर जब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो आंसर 1 आएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का 0 नहीं। समझ आया? हाँ सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है ऑपरेटिंग लेवरेज का। अब इसके बाद आपको याद होगा हमने पहले मेन हेडिंग डाल रखी थी टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, उसमें ए सब हेडिंग डाली थी ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऐसे ही बी सब हेडिंग डालिए फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है जी। आइए अब फाइनेंशियल लेवरेज को समझना शुरू करते हैं। पहले तो इसमें लिखिए, इट मीन्स अ रिलेशनशिप which arises due to the reason of financing activities. It means a relationship which arises due to the reason of financing activities. इसके बाद पहला बुलेट, ये एक तरह से पहला बुलेट पॉइंट हो गया जिसमें डेफिनेशन, फिर सेकंड बुलेट पॉइंट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो जैसे हमने ऑपरेटिंग लेवरेज को बोला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको प्यार से बोलेंगे डीएफएल। ठीक है जी। अब इसके बारे में लिखते हैं पहले फॉर्मूला। तो सर डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। लिख लो पहले, फिर समझेंगे। सेकंड, उसके बाद अगला बुलेट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव with the help of this leverage we come to know the percentage change in EBT due to the reason of percentage change in EBIT. With the help of this leverage, we come to know the percentage change in EBT
ड्यू टू द रीजन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। आई होप यहां तक लिख लिया होगा आपने, समझ आ रहा है आपको यहां तक सारा। अब सर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, जैसे हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में एक एग्जांपल लिया था, वैसे ही एग्जांपल लेकर एक बारी फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं, है क्या वो? सेम वैसे ही फॉर्मेट, यहां पे पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रपोज्ड सिचुएशन या फ्यूचर सिचुएशन, चेंज इन अमाउंट, परसेंटेज चेंज। प्रेजेंट सिचुएशन, यहां पर फ्यूचर सिचुएशन, यहां पर चेंज इन अमाउंट और यहां पे परसेंटेज चेंज। और एक काम करते हैं, बल्कि ताकि मेरे को आपको बाद में इसको समअप करके भी दिखाना है, जहां पे ईबीआईटी पर पिछला एग्जांपल छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो सर ऑपरेटिंग लिवरेज में जो एग्जांपल लिया था वहां पे हमने ईबीआईटी निकालकर छोड़ा था 20,000 और 40,000, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आइए, तो ईबीआईटी 20,000 और 40,000 हमारा पुराने एग्जांपल में आ चुका था, चेंज आ चुका था इसमें 20,000 रुपए का, जो कि 100% का चेंज था। अब ईबीआईटी में से माइनस होता है सर इंटरेस्ट। मान लीजिए 80,000 का कोई लोन है, 10% का उस पर इंटरेस्ट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है जी। तो इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8,000। वो आज भी 8,000 है, आने वाले टाइम में भी 8,000 है। भाई ज्यादा प्रोडक्ट बेचो मार्केट में, कम प्रोडक्ट बेचो मार्केट में, अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट तो सेम आएगा। तो सर इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कोई परसेंटेज चेंज नहीं है। ये आ जाएगा आपके पास ईबीटी 12,000, 32,000 और यहां पे चेंज आया है 20,000। इसका अगर आप परसेंटेज चेंज निकालने बैठोगे तो सर 20,000 का चेंज आया है, डिवाइडेड बाय बेस था 12,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 166.67%। मैं राउंड ऑफ करके 167% लिख देता हूं इसको। समझ आया आपको ये? अच्छा, यहां पर बाय द वे मैं बस ईबीटी तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट माइनस करते ही ईबीटी आने के बाद इमीडिएटली यहां पे बीच में इंटरेस्ट फाइनेंशियल लिवरेज का एलिमेंट फॉल कर गया है। तो मेरे को फाइनेंशियल लिवरेज डिस्कस करना है, इसलिए मैं बस ईबीटी तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी के बीच में इंटरेस्ट का फाइनेंशियल लिवरेज का कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब सर अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले में डालना चाहूं, फॉर्मूले में डालने से पहले इसको अगर समझें, ईबीआईटी में जब सर 100% का चेंज होता है तो 167% का चेंज हो जाता है ईबीटी में। सर ईबीआईटी में 100% का चेंज होने की वजह से ईबीटी में 167% का चेंज इतना ज्यादा 67% से ओवर एंड अबव चेंज क्यों हुआ? क्योंकि बीच में इंटरेस्ट नाम का कंपोनेंट था, जो कि अगेन लेवरेज का कंपोनेंट था। लेवरेज का कंपोनेंट फायदा देगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स, नुकसान देगा तो वो भी मल्टीपल टाइम्स। एक बार ये फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा था? न्यूमरेटर में लिखा था परसेंटेज चेंज इन ईबीटी 167% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 100%, ये आएगा आपके पास 1.67। अब सर आइए एक बारी पहले नोट कर लो, ये फॉर्मूला तो ये तो सीधा सीधा मैंने फॉर्मूले में अप्लाई किया, ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार अब यहां पे देखते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला यही लिखवाया है, अब समझते हैं। फॉर्मूले को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? पहले डिनोमिनेटर। तो सर ये फॉर्मूला एक तरह से डिनोट कर रहा है, डिनोमिनेटर में लिखा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, मतलब डिनोमिनेटर से समझना शुरू करें, ईबीआईटी में इतना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, ईबीआईटी में अगर इतना चेंज हो जाएगा तो सर उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सर ईबीआईटी में अगर 100% का चेंज हो रहा है तो ईबीटी में 167% का चेंज हो रहा था, ये आया 1.67। मतलब 1% से अगर आपका ईबीआईटी बदलता है तो उसकी वजह से 1.67% से आपका ईबीटी बदलेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, 1% से अगर आपका ईबीआईटी बदलता है तो 1.67% से आपका ईबीटी बदल जाएगा। मैंने यहां पे ऑब्जेक्टिव में आपको यही लिखवाया है, विद द हेल्प ऑफ दिस लिवरेज वी कम टू नो
percentage change in EBT due to the reason of percentage change in EBIT. EBIT में कितना परसेंट का चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से EBT में कितना चेंज हो सकता है। तो यहां पे अगर मैं इसका क्रक्स लिखूं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 1.67 denotes या means denotes that 1% change in sales, sorry, 1% change in EBIT will produce 1.67% change in EBT। सर इसका मतलब यही निकला, क्या क्रक्स निकला कि EBIT में अगर 1% का चेंज करते हो, इंक्रीज या डिक्रीज, तो EBT में 1.67% का चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। समझ आया आपको ये? अगर किसी के भी मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा हो, एक बारी मैं आपको एक रेफरेंस और देता हूं, जो इनकम स्टेटमेंट थी उस पे आई है, जो मैंने मेन आपको फॉर्मेट बनवाया था स्टार्टिंग में। ये जो मेन फॉर्मेट हमने स्टार्टिंग में बनाया था, अल्टीमेटली सर इस फॉर्मेट को अगर हम देखें, अब अल्टीमेटली यहां से हो क्या रहा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज से सेल में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से EBIT में कितना चेंज हो जाएगा, ये आपको बता दिया आपके डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ने, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज का कंपोनेंट था। तो हमने कहा अगर सेल में 50% का चेंज होगा तो EBIT में 100% का चेंज हो जाएगा। फिर हमने EBIT से EBT में कितना चेंज हो जाएगा, यह बात हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में सीखी, क्योंकि बीच में अब लाई कर रहा है इंटरेस्ट का एलिमेंट, जिसमें फाइनेंशियल लिवरेज का एलिमेंट था। समझ आया? इसीलिए जब फॉर्मूला बना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, तो वो फॉर्मूला सेल और EBIT के बीच में बना कि सेल में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से EBIT में कितना चेंज हो जाएगा। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपसे एक बार फॉर्मूले का लॉजिक खुद से बनाते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में सेल और EBIT के बीच में रिलेशनशिप समझना है, क्योंकि उसके बीच में फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज का एलिमेंट है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए डिनोमिनेटर से बनाना शुरू करिए। क्या डिनोट करना है, सेल में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से EBIT में कितना चेंज हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और सर जब फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं तो हम इंटरेस्ट के कंपोनेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, और EBIT और EBT के बीच में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में इंटरेस्ट का कंपोनेंट लाई कर रहा है। फॉर्मूला बनाइए, EBIT में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से EBT में कितना चेंज हो सकता है, तो परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। आई होप आपको समझ आया, क्लियर हो गया। चलिए एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल लॉजिक बताता हूं, सर इसकी जरूरत क्यों है, ये सब निकालने का प्रैक्टिकली लिंकेज क्या है, क्योंकि इसकी सीधी सीधी आपकी स्टॉक मार्केट पे एनालिसिस करने से इसकी लिंकेज है। अच्छा, इसके नीचे अब लिखिए, एग्जाम्पल हो गया ऑल्टरनेट फॉर्मूला, जैसे हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में करा था। ऑल्टरनेट फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBT। अगेन इसका लॉजिक अभी नहीं बता रहा हूं, लॉजिक अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए रोका हुआ है। इसके बाद इसमें भी एक नोट लिखिए, फाइनेंशियल लिवरेज exist due to the presence of interest if there is no interest cost if there is no interest cost
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वुड हैव बीन क्या 1। समझ आया? सेम लॉजिक, आप इसी एग्जांपल में इंटरेस्ट हटा दो तो जितना आपका ईबीआईटी है उतना आपका ईबीटी आ जाएगा, सेम परसेंटेज चेंज आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर बनाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसमें लास्ट हेडिंग डालिए। ए पार्ट मेन हेडिंग चल रही थी टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, उसमें ए सब हेडिंग डाली थी ऑपरेटिंग लिवरेज, बी सब हेडिंग डाली थी फाइनेंशियल लिवरेज, अब सी सब हेडिंग डालिए कंबाइंड लिवरेज। ठीक है जी, पहले इसके बारे में लिख देते हैं। कंबाइंड लिवरेज means a relationship due to presence of both business and financing activities, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ फाइनेंसिंग एंड बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि यहां पे अब हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज को कंबाइंड करके पढ़ना है, बल्कि ये तो सबसे आसान है, मेन जो भी लॉजिक्स थे वो आपके अभी तक के थे। अच्छा, अब इसमें लिखिए पहला बुलेट पॉइंट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, प्यार से इसको हम बोलेंगे डीसीएल, फॉर्मूला लिखेंगे इसका। अच्छा, इसके फॉर्मूले में अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि मैं तो अभी यहां पे यूं बोलूंगा, आपसे खुद इसका फॉर्मूला बनवाऊंगा, मैं नहीं लिखवा रहा, यहां पे बनाएंगे। सर बड़ी सिंपल सी बात है, आइए एक बारी वापस से इनकम स्टेटमेंट पर, जो मैंने अभी आपको समझाया ना उसी पे एक बारी लेके आ रहा हूं, वहां से खुद फॉर्मूला बनाएंगे। जब हमने ये इनकम स्टेटमेंट से अभी बात करी, सर सेल्स से ईबीआईटी तक आना है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ईबीआईटी से ईबीटी तक जाना है तो सर फाइनेंशियल लिवरेज। अब जब हम कंबाइंड लिवरेज की बात करते हैं, हमको सेल्स से सीधा सीधा, ये ज्यादा बना दिया, जब हम कंबाइंड लिवरेज की बात करते हैं तो हमको सेल्स से सीधा सीधा ईबीटी तक आना है। अब हमें सीधा सेल्स से ईबीटी तक आना है, यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बनाने के लिए जो आपने ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बनाया और फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला बनाया, उन दोनों फॉर्मूलेज का जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो आपका कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है। समझ नहीं आया? देखो अभी जो भी मैं नोट कर रहा हूं वो रफ है, ठीक है, आपको नोट अपनी रेफरेंस के लिए करना होगा तो आप बिल्कुल करिएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? सर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, यही लिखा था कि भाई सेल में कितना चेंज हो जाएगा उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा। अच्छा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मतलब क्या था इसका? ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज में ईबीआईटी में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज होगा, और ऑपरेटिंग लिवरेज में सेल में चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज में सेल से ईबीआईटी तक आए, बीच में फिक्स कॉस्ट कवर अप हो गई। फाइनेंशियल लिवरेज में ईबीआईटी से ईबीटी तक गए, बीच में इंटरेस्ट कवर अप हो गया। मल्टीप्लीकेशन करना सर, यहां से आपका ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, बचेगा क्या? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही आपका फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और सर कंबाइंड लिवरेज में मैंने आपको क्या बताया, दोबारा एक बार लिख रहा हूं, सेल्स से ईबीआईटी तक आकर दिखा रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट है।
ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एक तरह से। ईबीआईटी से ईबीटी तक आकर दिखा रहे हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट। और सर सेल्स से ईबीटी तक आकर दिखाना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में, क्योंकि सेल्स से ईबीआईटी के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट भी है और इंटरेस्ट भी है। समझ आया? तो एक तरह से अगर सेल से ईबीआईटी तक, सेल से ईबीटी तक आकर दिखाना है कंबाइंड लिवरेज में, फॉर्मूला खुद से अब लॉजिक बनाना क्या बनेगा, सेल में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, सेल में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब यही निकल रहा है, सेल में कितना चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा। सीधा सीधा सेल से ईबीटी तक आकर दिखा दिया कंबाइंड लिवरेज में। ये इस तरीके से भी मैंने आपको इसलिए बता दिया, कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने कह तो दिया मल्टीप्लाई कर दो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले को, आपके पास कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक समझ आया? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से जो फॉर्मूला बनता है वही तो आपके कंबाइंड लिवरेज का लॉजिक है। समझ आया? चलिए अब यहां पर अगर मैं कंबाइंड लिवरेज, पहले तो यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं जैसे हम बाकी सबका लिख रहे थे। अच्छा ये वाला जो मैंने करवाया ये रफ है, आपको अपनी रेफरेंस के लिए लिखना होगा कि बाद में भी ध्यान रहे लॉजिक क्या था फॉर्मूले का, तो बिल्कुल लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव, विद द हेल्प ऑफ दिस लिवरेज we come to know the percentage change in EBT due to the reason of percentage change in sale। सेल में कितना चेंज होगा तो डायरेक्टली उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों कवर्ड अप हो चुके हैं। और सर यहां पे दोबारा से वो पूरा एग्जांपल कोट करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसी फॉर्मूले में, उसी एग्जांपल में अगर मैं ये फॉर्मूला डालूं, अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। सर इस तभी मैंने जान के ना ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज में सेम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड किया था। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना आया है? 167%। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना था जो आपने स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग लिवरेज में एग्जांपल लिखा था सर 50%। ये कितना आएगा? 167 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 3.34। इसका मतलब क्या है कि सर 1 रुपए से अगर सेल चेंज होती है या 1% से अगर सेल चेंज होती है तो जो ईबीटी है वो 3.34 से चेंज होगा। देखिए 1% से अगर सेल चेंज होती है, कंबाइंड लेवरेज अगर 3.34 आया है तो इसका मतलब 3.34% से आपका ईबीटी बदल जाएगा। इट मींस इफ देयर इज 1% change in sales, EBT will change by 3.34%। आई होप आपको समझ आया, क्लियर हुआ। अब बेसिकली यहां पे तो ऐसे किया जाता है, अगर मैं इंडिविजुअल लेके भी आपको बताऊं, किसी के मन में अगर फिर भी डाउट आ रहा हो थोड़ा बहुत, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमने 2 निकाला था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमने कितना निकाला था 1.67, ठीक है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज पे भी बाद में आएंगे। अगर मैं इंडिविजुअल चलूं, मैं कहता हूं मेरी सेल 1 रुपए से बड़ी है और ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, तो इसका मतलब अगर सेल 1 रुपए से बड़ी है तो ईबीआईटी 2 रुपए से बढ़ जाएगा। मान लो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 0 था और अब मैंने 1 रुपए की सेल करी है तो मेरा ईबीआईटी 2 रुपए आ जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है। अच्छा, अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.67, ईबीआईटी अगर 2 रुपए से बढ़ा है तो ईबीटी कितने से बढ़ेगा? सर 1 रुपए से ईबीआईटी बढ़ेगा तो 1.67 से
आपका ईबीटी बढ़ेगा, दोबारा रिपीट करता हूं, 1 रुपए से ईबीआईटी बढ़ेगा तो 1.67 से आपका ईबीटी बढ़ेगा। यह है इस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब। तो 2 रुपए से अगर आपका ईबीआईटी बढ़ा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.67 ये आएगा 3.34। आपका ईबीटी 3.34 से बढ़ जाएगा। और अगर आप डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज से डायरेक्टली करें, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कितना आया था 3.34। इसका मतलब क्या था, अगर मेरी सेल 1 रुपए से बढ़ती है तो कंबाइंड लेवरेज सीधा आपको ईबीटी तक ले आता है। सेल अगर 1 रुपए से बढ़ेगी तो आपका ईबीटी सीधा सीधा 3.34 से बढ़ जाएगा। है सिंपल एज दैट। समझ आया आपको ये? चलिए बस खत्म होने वाला है ये। अब यहां पे इसके नीचे लिखिए नोट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट आर द रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ degree of combined leverage if there is no fixed cost, लिखना है आपको, if there is no fixed cost and interest cost degree of combined leverage would have been 1। सेम लॉजिक, अगर फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं है तो फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 1 होगा। समझ आया सर? बस लास्ट पॉइंट है इसमें एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला। अब सेम जैसे मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूलेज का मल्टीप्लीकेशन आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बनेगा। सर आपका जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला बनेगा वो भी ऐसे ही। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या था? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, यही था। और सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी, यही था। एंड बाय द वे अगर आप इन फॉर्मूलेज को भी देखोगे, ऑपरेटिंग लिवरेज का जो ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक आ रहे हो क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है, तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका रिलेशनशिप अल्टीमेटली वो क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और अगर आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के ऑल्टरनेट फॉर्मूले को देखोगे, ईबीआईटी से ईबीटी तक आ रहे हो, इसके बीच में इंटरेस्ट लाई कर रहा है, अल्टीमेटली ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में इंटरेस्ट लाई करता है और उसी की वजह से आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट करता है। एंड बाय द वे अगर इसका आप नेट निकालोगे, यहां से एग्जिस्टिंग ईबीआईटी से एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कट जाएगा, नेट फॉर्मूला आपका क्या बचेगा? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। सो दिस इज इट। ये जो था ये रफ है और यहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं खत्म। आई होप आपको ये सारा समझ आया, सारे फॉर्मूलेज वगैरह के लॉजिक पूरा डिटेल में आपको क्लियर हुआ। चलिए सर, जो आपका ये चैप्टर था, पहला चैप्टर जो हमने आपके साथ स्टार्ट किया, रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस, अगर मैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो मोर और लेस ओवरऑल इसके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आज अब ये खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि और कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं इसमें। ओवरऑल पूरा चैप्टर इन 3 लिवरेजेस के आसपास घूमेगा। एक क्वेश्चन है सिर्फ जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस्ड हैं जो कि आपके अगले चैप्टर का बेस बनेगी, ठीक है ना, डिविडेंड वगैरह से रिलेटेड। तो वो बातें मैं उस क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिकल मार्केट की काफी बातें मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, राइट इशू वगैरह इससे रिलेटेड वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपके साथ साथ डिस्कस करता ही चलूंगा। ओवरऑल आपके इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बेटा जी खत्म हो चुके हैं। अब मेरे को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली क्लास एक तरह से हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसमें तो ज्यादा हम कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ ही नहीं पाए थे।
इस क्लास में मेजरली हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा है, लेकिन इतना मेरे को याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं कराऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा। हमको ये सब्जेक्ट सीखना है, रटना नहीं है। मतलब ऑब्वियसली फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एग्जाम रहने वाली है, लेकिन हर जगह पर हमको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि जो कम कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पेपर पास कर लेंगे, प्रैक्टिकली कोई यूज है या बस एवं ही रट्टे मार के कर लिया? प्रैक्टिकली क्या यूज है इन लिवरेजेस का, 5 मिनट लगेंगे एक बारी, अब मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। इन लिवरेजेस की रेलेवेंस कहां पे आती है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बुकिश पढ़ाई आपके एग्जाम तक काम आएगी, लेकिन जो आप सीख लेंगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी जो होगा, वो हमेशा आपके काम आएगा। सोच के देखिए, आप आर्टिकलशिप वगैरह में जा रहे हैं, वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यूअर ने पूछा ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। एक बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया, हाँ भाई ऑपरेटिंग लिवरेज का ये फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल लिवरेज का ये फॉर्मूला होता है, बस मेरे को तो इतना मालूम है। एक आप जाएंगे, आपने फॉर्मूला बताने से पहले ये बताया मार्केट में कहां पे ये कैसे यूज होता है और इससे हम क्या एनालिसिस लगा सकते हैं। एकदम से इंटरव्यूअर के मन में आएगा, यार ये बढ़िया है, इसको तो प्रॉपर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट मालूम है, इसके पास स्किल है। समझ आया आपको ये? एनीवे, अब सुनिए, तो जो ये आपका लिवरेजेस आपने करे हैं, ये एक्चुअली में मार्केट में एक इन्वेस्टर जो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके अपने एक इवैल्यूएशन के काम आता है ये। सुनिए, अब सर दो तरीकों के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नाम से ही पता चल रहा है, जिसका पर्पज ही यही है, मेरे को आज पैसे लगाने हैं, महीने में, 2 महीनों में, 1 दिन में, वटएवर, इन शॉर्ट रन मेरे को पैसा कमा के निकलना है, मार्केट से एग्जिट मारना है। और एक होता है सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होता है सर? आज पैसे लगा दिए, अब ये इन्वेस्टमेंट होल्ड पे चली जाएगी, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद देखूंगा। वैसे अब मैं साथ साथ अपना ओपिनियन भी आपको देता चलूंगा। मेरे हिसाब से अगर किसी का भी आप में से इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट बनता है, उसके लिए भी काफी चीजें हम करने वाले हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको वीडियोस में बताता रहूंगा। बट अभी के लिए मेरा ओपिनियन हमेशा से ये रहता है, सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके चलिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब हम इन्वेस्ट करते हैं, आज मैंने कोई शेयर अगर 100 रुपए का खरीदा है, इन बिटवीन मार्केट में कितनी मर्जी फ्लक्चुएशन आ जाए, एट प्रेजेंट कोरोना वायरस की वजह से मार्केट कितनी मर्जी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन सर डाउन द लाइन अगर मैं 5 साल बाद, 8 साल बाद, 7 साल बाद की बात करूं, मार्केट वही अपने अपर ट्रेंड पे रहने वाली है। आप 1991 में मार्केट बिल्कुल फॉल डाउन पे थी, बिल्कुल इकोनॉमी हमारी डाउन थी, उसके बाद इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया था, वहां से लेकर 2020 के बीच तक का देख लो आप। बीच में कई बारी 2007-8-9 में ट्रेड डिप्रेशन आया, उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर हुआ, तब भी मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था। मार्केट क्रैश कई बारी हुआ, अभी कोरोना वायरस की वजह से मार्केट क्रैश हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे, वो मार्केट ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करते करते शॉर्ट रन में फ्लक्चुएट कर रहा है, शॉर्ट रन में वो फॉल कर रहा है, लेकिन ओवरऑल वो बढ़ रहा है। तो ये फायदा होता है लॉन्ग टर्म का। अब इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अच्छा जो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है ना, मैं एक दिन इसकी भी बात करूंगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या सोचकर पैसे लगाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या सोचकर पैसे लगाता है। मैं इसका क्रक्स अगर आपको बोलूं ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर पैसे लगाता है कि कंपनी के फाइनल स्टेटमेंट्स, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आज कैसे दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में कैसे हो सकते हैं। और जो सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा मार्केट के अदर फैक्टर्स के ऊपर सट्टा खेलता है। ये तो सीधा सीधा मार्केट के अदर फैक्टर्स, मार्केट के अदर फैक्टर्स क्या, अदर देन फाइनेंशियल्स। डोनाल्ड ट्रंप ने उधर क्या कह दिया यूएस में, फलानी फलानी कंट्री में क्या हो गया, ऑयल से रिलेटेड फलानी 2 कंट्रीज ने क्या डिसीजन लिया, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इन सब का इंपैक्ट भी स्टॉक मार्केट पे चलता है। ये सब होते हैं अदर फैक्टर्स। तो जो बिल्कुल गैम्बल करता है, शॉर्ट रन के लिए खेलता है, वो मार्केट के अदर फैक्टर्स को देखता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, जिसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एनालिटिकल इन्वेस्टर, वो सर फाइनेंशियल्स को देखकर चलता है। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फाइनेंशियल्स के यूज से ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज जितने भी आपने ये लिवरेजेस समझे हैं, इनका यूज बता रहा हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी करा नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं, ये मान लो एक कंपनी की बैलेंस शीट है, तो आप कहते हो अगर मैं एक इन्वेस्टर के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप कौन,
आप कंपनी जिसमें मुझे पैसे लगाने हैं। तो मैं इन्वेस्टर आपको, कंपनी को कह रहा हूं, अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाता हूं और मान लो आपका एक शेयर 100 रुपए का है, तो सर आपकी इक्विटी बढ़ेगी। समझ आया? तो मैं इन्वेस्टर अभी पैसा लगाया नहीं है, आपको बोल रहा हूं अगर आपके एक शेयर में पैसा लगाता हूं तो सर आपकी 100 रुपए से इक्विटी बढ़ेगी। अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो सर जितने से आपकी इक्विटी बढ़ेगी उतना पैसा आपकी कंपनी इन्वेस्ट कर पाएगी अपने एसेट्स में। तो अगर मैंने आपकी कंपनी का एक शेयर खरीदा तो उतने से आपकी कंपनी की इक्विटी बढ़ेगी और सर उतने से आपकी कंपनी के एसेट बढ़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। और सर इन्हीं एसेट्स की हेल्प से आप प्रोडक्शन करते हो। मैं पूरी एक लिंकेज बता रहा हूं, इन्हीं एसेट्स की हेल्प से आप प्रोडक्शन करते हो। सर इन एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री सब कुछ आ जाएगा। इन्हीं एसेट्स की हेल्प से सर आप प्रोडक्शन करते हो और इसी प्रोडक्शन को मार्केट में बेचते हो तो आपको सेल होती है। और सर वही आगे इनकम स्टेटमेंट, ये सेल होती है माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपको ईबीआईटी आता है। और सर इसी ईबीआईटी में से माइनस इंटरेस्ट आपको ईबीटी आता है। और सर इसी ईबीटी में से माइनस टैक्स आपके पास ईएटी आता है। और सर इसी ईएटी में से माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है। समझ आया? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूं, सर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके पास ईपीएस आता है। भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए टोटल कितना कमाया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे कितने, तो पर शेयर इक्विटी वालों के लिए कमाया कितना, ईपीएस आएगा। समझ आया आपको ये? अब सुनिए, एक इन्वेस्टर कहना चाह रहा है इस पूरी लिंकेज के हिसाब से, अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाता हूं जो कि 100 रुपए का है, तो सर 100 रुपए से आपकी इक्विटी बढ़ेगी, उतने से ही आपके एसेट बढ़ेंगे। और सर अगर आपके एसेट बढ़ेंगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है तो सर आपकी सेल बढ़ सकती है। मान लीजिए अब कंपनी कहती है अगर 100 रुपए से हमारे एसेट बढ़ते हैं, अगर 100 रुपए से हमारे एसेट बढ़ते हैं और कंपनी कहती है तो हम 10 रुपए से या 20 रुपए से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर 100 रुपए से एसेट बढ़ गए तो 20 रुपए से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और सारी की सारी जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी वो सारी की सारी हम सेल कर पाएंगे। मतलब पूरी रेलेवेंस लगाओ और मान के चलो वही जो हमने एग्जांपल लिया था ना, उसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 आया था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.67 आया था। अब आप अपने आप को एक्चुअल में, अब इसको मान लो आप एक्चुअली में एक कंपनी में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो और आपके पास कंपनी का एक तो ये डेटा है, ठीक है, कहां होता है ये डेटा वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का ये डेटा है आपके पास। और एक कंपनी ने ये डेटा दे रखा है कि 100 रुपए से एसेट बढ़ते हैं तो 20 रुपए से प्रोडक्शन और सेल बढ़ जाती है। अब आप क्या एनालिसिस लगाओगे? आप ये एनालिसिस लगाओगे कि सर आज अगर मैं इस कंपनी का एक शेयर खरीदता हूं तो 100 रुपए से इक्विटी बढ़ेगी, उतने से एसेट बढ़ जाएंगे, तो सर ये कंपनी की प्रोडक्शन 20 रुपए से बढ़ेगी। इस कंपनी की प्रोडक्शन 20 रुपए से बढ़ेगी तो सर सेल 20 रुपए से बढ़ेगी। और इस कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 था तो सीधा एनालिसिस लगा पाएंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 का मतलब 1 रुपए से सेल बढ़ेगी तो 2 रुपए से ईबीआईटी, 20 रुपए से सेल बढ़ेगी तो सर ईबीआईटी 40 रुपए से बढ़ेगा। और सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.67 था, अगर ईबीआईटी 1 रुपए से बढ़ेगा तो ईबीटी 1.67 से बढ़ेगा, ईबीआईटी 40 रुपए से बढ़ रहा है तो सर ईबीटी 40 इंटू 1.67, ईबीटी 66.8 से बढ़ेगा। और सर ईबीटी ये आपके पास बढ़ा हुआ ईबीटी आ गया, माइनस टैक्स का रेट तो आपको पता होता है 30% जो भी कंट्री में लग रहा है, आप इसमें से टैक्स माइनस करोगे, ये माइनस करके आपके पास ईएटी आया 46.76, 30% का टैक्स माइनस करके। मान के चलते हैं सर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, मान के चलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, तो यही आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गई 46.76। इसके बेसिस पर सर आप कंपनी की ईपीएस का फोरकास्ट लगा पाओगे। इसको मैं फोरकास्ट क्यों लगा रहा हूं? ओवरऑल इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर कह रहा है अगर आज मैं आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगा दूं तो उस एक शेयर में पैसा लगाने की वजह से जो आप मेरे लिए
कमाएंगे, मेरे लिए क्या कमाएंगे, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसकी वजह से आने वाले टाइम में इस कंपनी का ईपीएस हो क्या जाएगा। आज क्या ईपीएस था, आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगा दूं तो इन फ्यूचर मेरे पैसे लगाने से ईपीएस में क्या इंपैक्ट आएगा। सर अगर ये इंपैक्ट ऐसा दिखता है कि प्रेजेंट ईपीएस, मान लो कंपनी का 10 रुपए चल रहा है, और ये जो अभी हमने ये पूरा एनालिसिस लगाया कि मैं आपकी कंपनी के एक शेयर में 100 रुपए लगाता हूं तो इक्विटी बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा, प्रोडक्शन 20 रुपए से बढ़ेगी, वगैरह वगैरह, ये सारा एस्टिमेट लगाने के बाद हमने फोरकास्ट लगाया कि इस कंपनी का फ्यूचर ईपीएस 20 रुपए हो सकता है। फिर मैं हिसाब लगाऊंगा, अगर मैं इस कंपनी के एक शेयर में पैसा ना लगा के 2 शेयर में पैसा लगाता हूं, मतलब 200 रुपए से इक्विटी बढ़ाता हूं, तो कितनी ईपीएस हो जाएगी। मेरे पास एक और फोरकास्टेड ईपीएस आएगी, मान लो वो 40 आ जाती है। अकॉर्डिंगली एक इन्वेस्टर डिसीजन लेता है, पहली बात ये कि मेरा पैसा लगने के बाद क्या ये कंपनी मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा कमाएगी भी। समझ आया आपको। ये कहने का मतलब, सर अगर कंपनी की टोटल अर्निंग्स, अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग टोटल अर्निंग्स 1 लाख रुपए हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंपनी के 10,000 हैं, और सर 10 रुपए पर शेयर ईपीएस आ रही है, कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं इस कंपनी के 1000 शेयर खरीद लूं तो शेयर्स तो हो जाएंगे इस कंपनी के 11,000, अगर मैं भी इस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद लूं और तो टोटल शेयर्स इस कंपनी के 11,000 हो जाएंगे। कोई भी शेयर होल्डर ये नहीं चाहता अर्निंग्स 1 लाख ही रहे, क्योंकि अर्निंग्स अगर 1 लाख ही रही और मेरे शेयर खरीदने के बावजूद भी अर्निंग्स अगर 1 लाख रही तो सर ईपीएस तो फॉल कर जाएगी। समझ आया। इसका मतलब पहली बात, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के वो चढ़ जाएंगे कि अब जो 1 लाख की अर्निंग्स थी, पहले वो सिर्फ 10,000 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आपस में बांट रहे थे, अब मैंने भी इस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद लिए तो वही एग्जिस्टिंग अर्निंग्स अब मुझ में भी बटेगी। तो सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी नुकसान है, मेरे को भी नुकसान है, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी का ईपीएस फॉल करेगा। और किसी भी कंपनी का अगर ईपीएस फॉल कर रहा है तो मार्केट में इसका एक ट्रेंड जाएगा कि कंपनी फॉल कर रही है, क्योंकि इसका साल दर साल ईपीएस फॉल कर रहा है। तो हर इन्वेस्टर चाहता है मेरा पैसा लगने पर कंपनी की मेरे पैसों पर अर्निंग्स बढ़ें, ताकि एक तो एग्जिस्टिंग अर्निंग्स को मेरे को बांटना ना पड़े बाकी लोगों के साथ, ठीक है, और बाकी लोग भी चिढ़ ना जाएं कि पहले हमको वही अर्निंग्स हमारे बीच में बढ़ती थी, अब वही अर्निंग्स इन 11,000 के बीच में बढ़ेंगी। यहां पे ये अर्निंग्स भी बढ़नी चाहिए। जब मैंने 1000 शेयर्स आपके खरीदे, आपको पैसा दिया, तो आप ज्यादा कमाओ ना। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ आया। ये यूज होता है सर इन सारे लिवरेजेस का प्रैक्टिकल मार्केट में। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया। थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट था और प्रैक्टिकली इसकी क्या लिंकेज है, कहां पे कैसे किस एनालिसिस के लिए यूज होता है लिवरेज का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये सारा समझ आया। नेक्स्ट क्लास में अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज की क्लास में क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पूरा ही समझ लिया है, तो मैं अभी आपको बॉम्बार्ड नहीं कर रहा हूं एकदम से क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मोर लेस आपका 1 या 1.5 क्लासेस में ये पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आपकी बुक में वैसे ये सेकेंड चैप्टर है, लेकिन ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया। रिवाइज करना इसको एक बारी और नोटिंग वगैरह सब प्रॉपर रखना। ठीक है, चलिए, बाय बाय।